अब गिने चुने दिन बचे हैं तो यहाँ पर दो टाइप के लोग आ जाते हैं, पता चले कि हाँ यार ये है, इनको पढ़ा रहे हैं, दुनिया हम इनके लिए बचा रहे हैं। फिर दो ही क्वेश्चन गलत हो रहे, तीन ही क्वेश्चन गलत हो रहे और वो इस चीज़ पर लड़ रहे, और ऐसा नहीं घूम घूम के दे रहे एग्जाम। अच्छा शेड्यूल चलता रहता है, बट एक दिन ऐसा आता है लगता है इट्स ओके, अब रेस्ट कर लेते हैं। कोई कहीं भी जाके पढ़ लेता, हर एक आदमी रेंचो बन जाता, कहीं भी जाके घुस गया, तो सिलेक्शन होगा क्या? नहीं। इसका रीजन है, पढ़ रही हूँ, बहुत मेहनत भी लग रही है, लेकिन सर जैसे आज टेस्ट है तो मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ, तो 5 बजे से 11 बजे तक लगातार पढ़ रही हूँ। सबको लगता है कि मैं पढ़ रही हूँ और मैं सच में पढ़ रही हूँ और नंबर नहीं आ पाते। सर बता रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ये लेना वो लेना। मेरे एक दोस्त ने बस एक लाइन बोल दी, आवाज़ सबको लास्ट तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो भाई ऐसे ही बहुत दिन हो गए थे और इस जगह से मैं भी पढ़ा हूँ, टेस्ट वेस्ट बहुत दिए इधर मैंने, तो मुझे मौका मिला, मैंने कहा चलो यार मिल के देखते हैं। सब लोग इसमें, कोई 12th वाला भी है क्या? कोई ऐसा तो नहीं जो बोर्ड वोर्ड का एग्ज़ाम छोड़ के आया उधर? पक्का ना? हाँ मतलब अरे दुनिया आजकल इंस्टाग्राम फॉलोअर के चक्कर में कुछ भी कर सकती है, ठीक है ना? तो कोई दिक्कत नहीं, सब लोग रिपीटर वाले, सब लोग यकीन वाले, सब लोग वही है ना। कोई 11th वाला तो नहीं है? अर्जुना 11th वाले, तो तुम इधर क्या, तुम्हारी लास्ट वार्निंग थोड़ी ना है कि तुम ऐसे ही फील ले रहे हो। हाँ, इसको ही पता भी नहीं इसके साथ क्या होना है। 11th वाले अलग ही कॉन्फिडेंस में आते हैं ना, हम लोग भी ऐसे ही थे। 11th में डे वन पे जब हम लोग पहुंचते तो मुझे याद है, मुझे याद है मैं अपने रूम में पहला दिन पता है क्या लगाया? AIR 1। कुछ दिनों बाद रियलाइज़ होना, पूरा प्लांट किंगडम पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज़ हो गया कि यार मुश्किल है, ठीक है। प्लांट किंगडम से थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन हाँ पता चल गया। मतलब मुझे ऐसा लगता है बॉटनी 11th वाली थोड़ी पहले मत देना चाहिए था, उसको 12th में देना चाहिए था, थोड़ा डिमोटिवेटिंग हो जाता है ना। सब लोग की बायो तो अच्छी होगी शायद, हाँ, मेन दिक्कत फिजिक्स केमिस्ट्री में चलती है। अभी कल माइलस्टोन पेपर हुआ शायद, हाँ केमिस्ट्री हुआ ना शायद उसमें। नहीं मेरे पास, मैं भी अपडेटेड रहता हूँ, ऐसा नहीं कि विद्यापीठ में नहीं आ रहा तो मुझे नहीं पता। कुछ लोग हैं मेरे भी खबरी होते हैं जो मैसेज करते रहते, कुछ लोगों के पास नंबर है तो बताते रहते हैं कि ये हालत है हमारी, ऐसे चल रहे। तो मुझे ये पता है कि माइलस्टोन चल रहे और अब कुछ दिन ही बचे हैं, ठीक है ना। अब तो महीने भी काउंट करना छोड़ दो, कुछ दिन बचे हुए, तो अपना अपना प्लान सब लोगों ने बना लिया होगा। हाँ सबने बना लिया, बस एक दो चीज़ें ऐड करनी है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो अपना एज अ टीचर जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना, हम सब लोगों ने अभी शायद 2023 वाला इंडिया का क्रिकेट वर्ल्ड कप देखा होगा। उसमें पता है इंडिया ने सबसे ज़्यादा मैच जीते थे, सबसे ज़्यादा मैच जीते थे, बट वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया। इसका मतलब क्या है कि आप जितने भी, चाहे जितनी भी घर पे प्रैक्टिस कर लो, चाहे जितना भी कुछ कर लो, आप सोचो ना, आपने 11 मैच में 10 मैच जीते, उतना जो टीम जीत गई, ऑस्ट्रेलिया ने सब कुछ जीता, 8 ही मैच जीती थी, और वो सोचो वर्ल्ड कप विनर कहला रही है और हम लोग वर्ल्ड कप लूजर कहला रहे हैं। सिर्फ एक गलती, एक दिन आपका बैड डे आया, पूरा सब कुछ गायब हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना कुछ घर पे पढ़ाई कर रहे हो ना, जो भी पढ़ रहे हो, ठीक है, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करने शुरू करो, और अब एग्ज़ाम के लिए पढ़ो। किसी को शो ऑफ करने के लिए नहीं करना है, मतलब होता है ना कि हाँ भाई इसको दिखा देंगे, उसको दिखा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई जैसे ऑर्गेनिक ही पढ़ रहे, इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, चाहे फिजिक्स में पढ़ रहे, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है ना, चुपचाप उसको पढ़ो, क्योंकि एग्ज़ाम क्रैक करना मेन पर्पस है। इस टाइम पे ना हम पड़ोसी को दिखा दें या हम कोई और बुक स्टार्ट कर लें, कोई और नई चीज़ें स्टार्ट कर लें, कोई लॉजिक नहीं है। चुपचाप अपना जो पढ़ रहे थे उसी को पढ़ो। प्लस हाँ, अब गिने चुने दिन बचे हैं तो यहाँ पर दो टाइप के लोग आ जाते हैं। ये टाइम ना या तो रिजल्ट बहुत अच्छा कर देगा क्योंकि आप अच्छे से प्लान करके चलोगे, तो नहीं तो जैसे ही मार्च आता है, ये डे आज इसलिए सिलेक्ट किया मैंने क्योंकि मुझे 2 दिन पहले बता देना है कि यार 1 मार्च से आपको क्या करना है। क्योंकि ना अगर आप नहीं करोगे या आप 5 मार्च से कर रहे हो या कोई भी, तो फिर क्या होगा ना, लास्ट मोमेंट में पैनिक मोमेंट आता है। जैसे अभी बहुत सारे लोग साथ होता होगा, टेस्ट देने से पहले स्टार्ट हो जाते होंगे। हर एक टेस्ट देने से पहले ना सैटरडे को एक थॉट आता है कि यार ये वाला टेस्ट जैसे भी हो जाए, अगले टेस्ट में तो मतलब इतना अच्छा सिलेबस करूंगा ना 100%। मैं अपनी बात बताता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं ऐसे सोचता था कि बस इस टेस्ट में बस थोड़ा घर वालों से इज्जत बच जाए, ठीक है, थोड़ा सा मतलब ऐसा ना हो घर वाले बोल दें कि हाँ ठीक है देख लो इसके बाद, ठीक है, तो उतनी इज्जत बचा के अगले वाले AITS में, अगले वाले इसमें तो मतलब फोड़ फाड़ दूंगा, ठीक है। तो ये सबके मन में आता है, तुम्हारे ही नहीं, ये सबके एक नेचुरल साइकिल है, ये सबके, यहाँ बैठे बच्चों में, कोटा में बैठे बच्चों में, पटना में बैठा है, सबके अंदर यही आ रहा है।
लेकिन हाँ सिलेक्शन वही लेगा जो इसको कंट्रोल कर लेगा। अपने को ना बस कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे अभी रिवीजन करने के लिए, अब रिवीजन कुछ लोगों का अपना अपना तरीका है। जैसे मुझसे कोई बोलेगा तो मुझे लगता है मेरे शॉर्ट नोट्स मैं अपने जो पढ़ते टाइम बनाता हूँ उसको ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। कुछ लोग होते हैं जो शॉर्ट नोट से रिवीजन नहीं करते, पूरा नोट्स रिवाइज करते हैं क्योंकि उनकी स्पीड अच्छी होती है। जैसे बायो में बताता हूँ, बायो में शॉर्ट नोट्स इसलिए नहीं बना पाता तो मुझे लगता है सभी इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री फिजिक्स में आप बना सकते थे क्योंकि थोड़ा सा लगता था कि हाँ यार ये चीज़ें आप कर लोगे, फिजिकल में ऑर्गेनिक 10 पेज में कर लोगे, सारी रिएक्शन एक साथ कर लोगे। लेकिन हाँ बायो में अपने को दिक्कत आती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर ना आपको जब भी मौका मिल रहा है, जैसे अब 1 मार्च से आ रहा है, तो 1 मार्च से या जब भी अपने को पढ़ने का मौका मिले, कोशिश करना कि यार रिवीजन इतना तगड़ा बना दिया जाए। पढ़ लिया है जितना पढ़ना है ना। आज के टाइम पे देखो 2 माइंडसेट है अपने पास। मैं जो जनरली सोचता हूँ, मैं मोस्टली जो मैं मिस करता हूँ, मैं लास्ट इस साल से तो बहुत मिस करता हूँ, खासकर ये चेहरे ना। एक्चुअली अभी जस्ट मैं सुबह रिकॉर्ड कर रहा था तो मैं अंदर पता है यहाँ आने के लिए मुझे मतलब अभी बहुत लेट होता है, टाइम लगता है यहाँ आने में। फिर मैं अंदर से इतना खुश था कि मैंने कहा यार चलो यार चेहरे दिखेंगे, जिससे पता चले कि हाँ यार ये है, इनको पढ़ा रहे हैं, दुनिया हम इनके लिए बचा रहे हैं। ठीक है, तो ये चेहरे दिखे। बेली मैं बस बोलना चाह रहा था कि अभी अपने को ना जैसे 1 मार्च आ रहा है, 1 मार्च आ रहा है, तो 1 मार्च से अगर बात की जाए, अगर 1 मार्च से देखोगे तो 5 मई, अब 2-3 सेगमेंट है अपने लाइफ में। जो लोग यहाँ से 1 मार्च से लेके 5 मई तक का सफ़र देखोगे ना, 2-3 पार्ट्स में बांटा हुआ है। अगर आपने चीज़ें सही से रिवाइज कर ली तो यहाँ तक आते आते, एक बीच में अप्रैल आएगा, यहाँ तक आते आते आपका कॉन्फिडेंस या तो ठीक ठाक हो जाएगा और नहीं तो उसके बाद तो पता ही है आदमी। अब कुछ लोग होते होंगे अपने अंदर ही सोचने लगते हैं कि अगले साल, इस साल तो ये आ जाता है। नहीं बुरा मत मानना, एक रियलिटी आती है। जैसे मुझे ऐसा नहीं, कुछ बच्चे ऐसे मिल जाते हैं कि अभी कल मैं किसी बच्चे से बात कर रहा था, एक लड़की वो वहाँ पढ़ रही है, तो माइलस्टोन अच्छा नहीं किया तो मैसेज आ रहा है कि सर ऐसे ऐसे, मतलब अगर अगले साल अगर रिपीट करे तो 720 में 720 के लिए क्या करना है। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। रियलिटी ये है कि ये सारा गेम जो है ना, एग्ज़ाम बहुत डिफिकल्ट नहीं है। एग्ज़ाम जो है ना अलग टाइप का रेस है। अपने को एग्ज़ाम का पेपर देखोगे, जितना हम पढ़ते हैं ना उससे नीचे का लेवल आता है। इतना तो अपने को पता है, जितना लो मॉड्यूल कर लो ना, कोई बाहर की बुक मत करो, मॉड्यूल कर लो जो क्लास में टीचर्स करा रहे उतना ही कर लो और बार बार उसको रिपीट कर लो ना, तब भी तुम्हें इतना पता है कि सिलेक्शन हो जाएगा। पिछले साल का पेपर देख लो, ज़्यादा लगे तो एनटीए का अभी वाला पेपर देख लो, अभी जो जेईई मेंस का पेपर हुआ है, आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार चीज़ें उतनी ही आनी है। हम पढ़ते बहुत ज़्यादा जाता है, हमें लगता है कि भाई एज ए टीचर हमें भी लगता है कि यार खूब सारा पढ़ा दो, क्यों? क्योंकि पता नहीं एग्जाम में क्या पूछा जाए। लेकिन आपको भी पता है जो आप पढ़ रहे हो उसके लेवल से नीचे आएगा। दिक्कत क्या होती है नीट के एग्जाम में और जेईई वाले एग्जाम में, डिफरेंस क्या हो जाता है कि जेईई के एग्जाम में सोचने का टाइम ज़्यादा मिलता है, नीट के एग्जाम में सोचने का टाइम नहीं है। जो मैं अभी लास्ट 5 ईयर से देखता हूँ कि नीट एग्जाम ना अलग ही लेवल पे जा रहा है। मतलब यहाँ पे एज अ डॉक्टर जो आप क्विक रिस्पॉन्स लेते हो, वैसे ही यहाँ पर आपको क्विक रिस्पॉन्स लेना पड़ेगा एग्जाम हॉल में। आप ये सोचो ना, अगर मैं सीधा सीधा 200 मिनट, कहने को लोग बोलते हैं कि 200 मिनट है, लेकिन 200 में से काम के तो 180 मिनट ही हैं, क्योंकि हमें पता है हमें 180 क्वेश्चन फिलअप भी करना है और अच्छे से फिलअप करना है। क्योंकि कुछ लोग यहाँ भी जाके गलती कर लेते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 2 क्वेश्चन ऐसे ही गलत करके आए। क्यों? क्योंकि सर फिल करते टाइम गलत फिल कर दिया। 180 मिनट में 180 क्वेश्चन है। अब तुम सोच लो तुम्हारा माइंडसेट क्या होना चाहिए। हमें ना, जो लोग क्रिकेट देखते हो, हमें T20 खेलना है। यहाँ ऑप्शन नहीं है कि आप एक एक रुकेंगे, किसी क्वेश्चन को पसंद आए ना पसंद आए आगे बढ़ो। हमें ना पहले से डिसाइडेड होना चाहिए कि हम वहाँ जाएंगे तो हमें क्या करना है, हमें वहाँ जाना है तो हमें किस माइंडसेट के साथ जाना है कि यार हमें इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं, जैसे मुझे पता चल गया कि मेरा रोटेशनल अच्छा नहीं है, तो मुझे पता है कि जैसे ही आएगा मैं उसको सर्कल करके आगे चलूंगा, क्योंकि मैं उस पर टाइम वेस्ट करूंगा। मैं ये देखने में लगूंगा कि यार देख लेता हूँ, हो जाए कहीं कहीं आई इज गोस टू ओमेगा, कुछ तो लगाऊं, ऐसे कर लूँ, कुछ नहीं होना। बेटर है टाइम वेस्ट मत करो, छोड़ो उसको। कुछ बच्चों का देखोगे, जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे, कुछ बच्चों ने अपना टाइम रिड्यूस कर लिया होगा टेस्ट में। टेस्ट में अगर आप देखो सही से, नीट का पेपर देखो तो 2.5 घंटा, 2 से 2.5 घंटे में ऑन एन एवरेज सारे बच्चों का जिनका सिलेक्शन होना है, 2 से 2.5 घंटे में पेपर वो लोग निपटा लेते हैं। मतलब पता चल जाता है कि यार इतना है, 550-600 तक लेके आ गए। 120 नंबर की जो लास्ट वाली फाइट है ना, वो सब लोग लास्ट के आधे घंटे या लास्ट के 45 मिनट में करते हैं। ये बात लिख के रख लो। कोई अलग ऐसा नहीं है धुरंधर कि हाँ भाई नहीं 720 पहले से ही 180 कर रहा है, पहले 45 फिजिक्स के करेगा फिर केमिस्ट्री करेगा, ऐसा कोई नहीं होता। वो टॉपर कोई देखोगे ना, पहले क्या करेगा 2 घंटे में। टॉपर की स्पीड इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि खूब सारे क्वेश्चंस करके बैठा होता है।
वो क्या करेगा भैया, अपने पास मतलब जो फिजिक्स का है, फिजिक्स को छोड़ के केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ये 1 घंटे में निपटा लेगा, 1 डेढ़ घंटे में, क्योंकि तुम्हें ही पता है केमिस्ट्री में एक पोर्शन है जहाँ सोचना है, फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक ऐसी आती है, सीधा सीधा पूछा जाता है, सीधा सीधा आंसर दो, कहानी खत्म। तो भैया फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा सोचना है, अदरवाइज आप चाहोगे तो फिजिक्स में टाइम अच्छा खासा दे सकते हो अगर किसी का वीक है तो। लेकिन हाँ, पहले से माइंडसेट बनाओ, वहाँ पे जाके ऐसा ना हो कि पैनिक होने लगे। आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो कि यार मुझे अपना, मान लो 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करने, अगर मैं पहले ही क्वेश्चन में गलत भिड़ जाऊँ तो फिर टाइम वेस्टेज है ना यार। आप पहले क्वेश्चन पे 10 मिनट दे दो, कोई लॉजिक नहीं बनता। आपको नहीं आता कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करो, क्योंकि ये माइंडसेट पहले से लेके चलो कि यार मुझे 180 में ना पहले 2 घंटे में, 2 से ढाई घंटे में, पहले 2 से ढाई घंटे में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मुझे ना अगले 2 से ढाई घंटे में 140 से 150 क्वेश्चन कम से कम सही सेलेक्ट कर लेने, सही कर लेने, हो गया, सिलेक्शन के पास पहुँच गए। यहाँ पे ना माइंडसेट अलग हो जाएगा। अगर तुमने 2 ढाई घंटे में कर लिया ना, फिर एक अलग लेवल का हार्मोन सीक्रेट होगा एग्जाम हॉल में। अगर उल्टा कर दिया, जैसे कुछ लोग होते हैं अपना मेंटली प्रिपेयर होके नहीं जाते, बस पहुंच गए एग्जाम हॉल में, सर फिजिक्स डिफिकल्ट लगी तो केमिस्ट्री चालू कर दिया, केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगी तो बायो चालू कर दिया, कोई बायो पहले कर रहा है, कोई फिजिक्स पहले कर रहा है। आप अपना वीकर पोर्शन, स्ट्रॉन्ग पोर्शन पकड़ो, पहले जो माइंडसेट है ना वो सही करो अभी से। वो माइंडसेट एक दिन में नहीं बनेगा, अभी से बनाओ। जैसे मान लो 1 मार्च से जब एग्जाम देने आ रहे हो, टेस्ट सीरीज देने आ रहे हो, ऑफलाइन देने आ रहे हो, जो भी टेस्ट सीरीज देने आ रहे हो ना, यहाँ पे चुपचाप उसमें एक माइंडसेट बना लो कि यार मेरा ना केमिस्ट्री अच्छा है, या फिजिक्स अच्छा है, या बॉटनी अच्छा है, या जूलॉजी अच्छा है, मैं वहाँ से पेपर स्टार्ट करूँगा। मुझे ये माइंडसेट अपना डेवलप करना है कि मुझे 2 घंटे में या ढाई घंटे, मैक्सिमम ढाई घंटे में इतने क्वेश्चन तक पहुँचना है, ताकि मेरा सिलेक्शन सिक्योर हो। और बाकी बचे हुए जो 40 मिनट होंगे, 45 मिनट होंगे, उसमें मैं अपना रैंक इंप्रूव करता रहूँगा। अगर आप डे 1 से सोचोगे कि नहीं सर मैं तो एकदम पहले फिजिक्स के 45 करूँगा या पहले केमिस्ट्री के 45 करूँगा, नहीं होगा। आप पहले किसी का भी देख लो, 40-42 तक जाते जाते बहुत अच्छा है, हो सकता है 45 कुछ सब्जेक्ट में आ भी जाए, लेकिन हाँ 42 तक जाते जाते हर एक बच्चे का 2-3 क्वेश्चन ऐसा हो जाता है एग्जाम हॉल में कि आदमी सोचने में मजबूर हो जाता है। सर्कल करो, पेन एंड पेपर मोड है हमारे पास, सर्कल करो, साइड में रख दो उसको कि यार अभी नहीं, बाद में। लेकिन हाँ, ये अचीव कर लो भाई, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। पता है अभी जैसे बहुत सारे लोग, तुम लोगों ने एग्जाम दिया भी होगा लास्ट ईयर, सबने देखा होगा पेपर में अगर आप माइंडसेट के साथ नहीं गए ना, कुछ भी हो रहा होता है, कुछ भी हो रहा था, एक एग्जामिनर भी इधर से उधर आएगा ना, उससे भी डिस्टर्बेंस आनी चालू होगी। अपने को अलग अलग हार्मोन सीक्रेट होना शुरू होता है, लगता है भाई यार क्या ही चल रहा है, मतलब लगेगा फैन नहीं चल रहा, अरे यार ये नहीं हो रहा, मेरा एग्जाम इसलिए ख़राब हो गया, ये सब एक्सक्यूजेज आने शुरू होते हैं। आप ये सोचो कि अब मुझे अपना सिलेक्शन सिक्योर हो गया, 600 इज डिसेंट स्कोर, जहाँ पे आप सिलेक्शन अपने आप को लेके चल सकते हो कि हाँ यार ठीक ठाक है। अब इसके बाद जो भी मैं करूँगा ना, वो रैंक इंप्रूव कर रहा होगा मेरा। अब इसके बाद रैंक की लड़ाई चालू हो जाती है। लेकिन हाँ, पहले ये माइंडसेट रख लो। मैंने बस ये बोला 1 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक ना, अगर तुमसे कोई बोले तो पहले ये काम करो। जो लोग भी, जिनकी पढ़ाई थोड़ा एवरेज चल रही है, या जिनकी पढ़ाई जो मार्क्स में भी इधर उधर लड़ रहे हैं, होता ना कि हाँ भाई थोड़ा सा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहा है, किसी टेस्ट में ज़्यादा आ रहे हैं, किसी टेस्ट में कम आ रहे हैं, तो भैया सबको बता रहा हूँ अभी भी बस आप अपना माइंडसेट सही करो, सोच के जाओ कि मुझे ये करना है। जैसे मैं सोच लूँगा कि यार फिजिक्स में मुझे इतने ही चैप्टर के क्वेश्चन करने हैं, तो उतने ही करूँगा, पहला काम वही करूँगा। अब ऐसा नहीं कि जो नहीं आ रहा उसको भी लगे पड़े, वो कोई नहीं, आपका टाइम वेस्ट कर देगा और आता हुआ क्वेश्चन भी छूट जाएगा। तो ये चीज़ दिमाग में रखना है कि पहले चीज़ हमें ये कंप्लीट करनी है, और ये अभी से शुरू करना है। ये चीज़ ना एक दिन में नहीं आएगी तुम्हारा। मैं ये नहीं बोलूँगा पहले बायो करो, पहले केमिस्ट्री करो, पहले फिजिक्स करो, हो सकता है जिसका जैसी श्रद्धा भावना हो कर लो। हाँ, जिन मेरे से पूछोगे, नॉर्मली जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बायो थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ, फिर मुझे लगता है कि मैं केमिस्ट्री में ज़्यादा फास्ट कर लूँगा, और फिर फिजिक्स कर लूँगा आराम से बैठ के। मुझे ऐसा लगता है कि बायो थोड़ी आसान होती है, हो सकता है किसी और के लिए डिफिकल्ट हो, तो वो फिजिक्स पहले कर ले, केमिस्ट्री पहले कर ले, कोई बर्डन नहीं है। बट हाँ, पहला जो काम करना है ना, पहले जो काम करना है वो अपना सिलेक्शन सिक्योर करना है, क्योंकि उसके बाद की लड़ाई अलग है। उसके बाद की लड़ाई के लिए ना दो दो क्वेश्चन की लड़ाई है। जैसे अभी कुछ बच्चे हैं जो सोचो अभी टेस्ट सीरीज में मतलब अच्छा खासा मार्क्स लेके आ रहे हैं, वो किस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं कि सर मेरे ना 2 क्वेश्चन यहाँ गलत हो गए, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन गलत हो रहे, 3 ही क्वेश्चन गलत हो रहे, और वो इस चीज़ पर लड़ रहे हैं। और ऐसा नहीं घूम घूम के दे रहे एग्जाम, हर एक जगह टेस्ट दे रहे हैं कि सर कहाँ पे कितना फ्लक्चुएट हो रहा है। तो सोचो उनसे हमें फाइट करना है, उनके बीच में घुसना है हमें। अगर आप माइंडसेट के साथ नहीं जाओगे, हमेशा परेशान रहोगे। हम लोग क्यों बोलते हैं इस क्लास में आते, क्यों टाइम टेबल बनाया जाता है, कोई भी आके कभी भी क्लास ले ले? टाइम टेबल क्यों होता है? इसी के लिए होता है ना कि अपना माइंडसेट हो कि हाँ यार इस टाइम पे जाऊँगा फिजिक्स की क्लास होगी, इस टाइम पे जाऊँगा केमिस्ट्री की क्लास होगी, इस टाइम पे। अदरवाइज सोचो ना कैसा हो जाता,
ये क्लास क्यों बनाते हैं, बैचेस क्यों बनाते हैं? कोई कहीं भी जाके पढ़ लेता, हर एक आदमी रेंचो बन जाता, कहीं भी जाके घुस गया, तो सिलेक्शन होगा क्या? नहीं। इसका रीज़न है, आप ऑफलाइन पढ़ो ऑनलाइन पढ़ो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बात पे कोई डाउट नहीं है, जो एज अ टीचर मैं देखता हूँ, ऑफलाइन पढ़ो चाहे ऑनलाइन पढ़ो, मेहनत तुम्हारी होती है। हाँ, गाइडेंस हो सकता है, या हो सकता है किसी के साथ ट्यूनिंग अपनी अच्छी हो, किसी के साथ नहीं हो, ठीक है। हो सकता है किसी को मैं अच्छा लग रहा हूँ, किसी को कोई और अच्छा लग रहा है, ये एक नेचुरल चीज़ है और वो कोई गलत चीज़ भी नहीं है। हो सकता है कि हाँ सर यहाँ नहीं अच्छा लग रहा, वहाँ अच्छा लग रहा है, आप टेस्ट में भी कि सर यहाँ नहीं अच्छा लग रहा, वहाँ लग रहा है, इससे मैटर नहीं करेगा। 5 मई के बाद में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, और उस क्वेश्चन का अगर आंसर यस नहीं है तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से पता है कि तुम्हारे साथ क्या क्या अपने अंदर मेंटली क्या होगा। कोई बोले या ना बोले, खुद ही अपने को मेंटली, हम लोग आज के जनरेशन में ये चीज़ अपने आप ही होती है कि मेंटली आदमी खुद ही फील करता है। एक तो मतलब मेरे हिसाब से ना सबसे पहली चीज़ की माइंडसेट, एग्जाम माइंडसेट बनाओ। एग्जाम माइंडसेट ना, सबसे पहले अपना एग्जाम माइंडसेट बनाओ। और एग्जाम माइंडसेट कैसा होना चाहिए? तो भैया पॉजिटिव, पॉजिटिव फॉर सिलेक्शन। ये सोचना ही मत, जिन लोगों के मन में आता हो कि नहीं यार मैं अभी मतलब मैं अभी बता रहा हूँ मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, अगर आप, मैं अपनी बात बताता हूँ, 300 नंबर सोच रहा हूँ, बोल रहा हूँ 300 इज द मिनिमम स्टैंडर्ड जो मैं अभी यहाँ पे इस टाइम पे रखता हूँ कि 300 वाला बच्चा भी ना बस एक काम कर ले, जिंदगी में एक बार कसम खा ले कि भैया सिलेक्शन लेना है। अभी आज 26 फरवरी है, मैं अभी भी बोलता हूँ जो भी होंगे, उससे ऊपर है तो और अच्छे से होगा, लेकिन 300 वाले से भी ना अभी भी सिलेक्शन हो सकता है। बस करना क्या है, लास्ट के 60 डेज ना अपनी ज़िंदगी भूल जाओ, टाइम देख के मत पढ़ो। हम लोग साथ क्या दिक्कत है, हम टाइम टेबल किस चीज़ का बनाते हैं? पढ़ने का। अच्छा, मोबाइल देखने का उसका टाइम टेबल नहीं होता, वो तो हम कभी भी देख सकते। पढ़ाई का टाइम टेबल फिक्स्ड है। दुनिया में एक्चुअली रिवर्स साइकिल चल रही है ना। कभी देखा है घर पे मम्मी लोगों को टाइम टेबल बनाते हुए कि मम्मी ने बोला ना बेटा 6 बजे से लेकर 8 बजे तक नाश्ता मिलेगा, इसके बाद नहीं मिलेगा? टाइम टेबल भाई वहाँ बनाया जाता है जहाँ पे आपको लगता हो कि नहीं यार ये बेकार की चीज़ है, यहाँ पे टाइम ज़्यादा ना लग जाए। हम उल्टा सोचते हैं, हमारे साथ लाइफ में यही दिक्कत है। मैं कोटा में ही बोलता रहा हमेशा कि भाई टाइम टेबल किस चीज़ का? टाइम टेबल बनाना है मोबाइल का बनाओ कि हाँ यार मैं ना 2-3 घंटे पढ़ूंगा तो मैं 5 मिनट या 10 मिनट का मोबाइल में एक स्टॉप वॉच रखो, अलार्म रखो कि यार जैसे ही इंस्टाग्राम ठीक है, रील्स देखने ठीक है, मोटिवेशन या कुछ भी देखना है। आजकल क्या होता है सर, मोटिवेशन के लिए मोबाइल खोला था, होता क्या है पढ़ना शुरू किया। अभी मान लो अपना टाइम टेबल फिक्स है कि 6-7 बजे से ऐसे बना हुआ है, 7 से 10 फिजिक्स। अब 6:55 पे देखना अपनी लाइफ का, हमारी लाइफ का आधा सच तो यही है। यहाँ पे जितने लोग बिगड़े होंगे उनके आधे सच यही है सर। 6:55 पे ना, और तुम्हारी नहीं मेरी भी अपनी आदत है, ठीक है। हमें लगता है कि अरे चलो यार टाइम है तो चलो देख लेते, वो 5 मिनट 6:55 होता है, हम में से कोई नहीं सोचता कि 5 मिनट पहले से स्टार्ट कर लें, क्योंकि अच्छी आदत नहीं अच्छी लगती ना, बुरी आदत अच्छी लगती है। हम लोग क्या करते हैं, मोटिवेशन के लिए रील खोलते हैं, वो रील में मोटिवेशन से शुरू होता है, मोटिवेशन से पता चला मोटिवेशन कब इंटरटेनमेंट में बदल गया पता ही नहीं चल रहा, और आधे 1 घंटे बाद रियलाइज हो रहा है। फिर जैसे मैं थोड़ा उस मामले में अपने टाइम पे बताता हूँ, मैं थोड़ा डिस्ट्रक्टिव हो जाता था कि यार अब आज का दिन बेकार हो ही गया। तो अब जो है, अब हाँ आज का दिन बेकार हो गया, तो मैं अपना बता देता हूँ। ये मैंने 11th में बहुत किया है, 12th में आके थोड़ा मतलब ठीक है, मुझे रियलाइज़ हो गया कि नहीं यार ये बेवकूफ़ी है, तो मैं उसके बाद थोड़ा उल्टा करना शुरू किया कि नहीं यार अब उल्टा करेंगे। मैं बताता हूँ, यहाँ पे अगर टाइम वेस्ट हो गया तो होता है कि सुबह 4 बजे आज ना मोबाइल देख लिया तो 10 बजे सो जाता हूँ, और सुबह 4 बजे उठूंगा। और यहाँ वाला टाइम ना देखो, आदमी ईमानदार होता है सोते टाइम आदमी ईमानदार होता है कि यार सोने से पहले ना आदमी कमिटमेंट करता है कि एकदम सुबह 4 बजे उठूंगा और 5 बजे से जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, यहाँ 3 घंटे ना वहाँ 4 घंटे पढ़ूंगा। और सुबह सुबह अच्छे पॉजिटिव देखना, सुबह सुबह माइंड भी बहुत अच्छा चलता है, घर वाले भी बोलते हैं, मतलब बहुत जगह अलग अलग पढ़ते हैं, तो ये सब माइंडसेट है। यही माइंडसेट नहीं चाहिए मुझे ना। बस एक जो सबसे बड़ी दिक्कत लगती है, जो सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा दिक्कत है किसी की, वो उसके कुछ लोग अपने आप को बोलते हैं कि नहीं सर मेरा दिमाग ही नहीं चलता। ये भाई तुम्हारा दिमाग नहीं है, सबका दिमाग, मतलब ह्यूमन बॉडी में सबका दिमाग सेम है, कुछ ऐसा नहीं है। बस ये है कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना कंट्रोल करोगे, हो जाएगा। मैंने क्या बोला, 5 मिनट का अगर मोटिवेशन या 5 मिनट की रील्स देखनी हो, तुम नहीं हो अपने आप में, तुम ये मान लो। जैसे मैं ये मान चुका हूँ, मेरे से कोई पूछता है ना तो मैं ये मानता हूँ कि मोटिवेशन या मुझे अगर रील्स ही देखनी है तो मैं पता है कब देखता हूँ, जैसे मेट्रो में जा रहा हो या कहीं मतलब एकदम खाली बैठा हूँ कि चलो यार कुछ नहीं। अगर क्लास के बीच में अगर गैप भी है ना, मैं नहीं देखता, क्योंकि मुझे पता है वो माइंडसेट कहीं और चला जाएगा। अगर मैं देखना शुरू करूँगा, पता चला कुछ और दिखा रहा है, और जो दिखाते वो है होता नहीं है,
रियलिटी में दुनिया इतनी सुंदर नहीं है जितनी उस पर दिखाई जाती है। यही सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है। ये जो हम लोग हैं इतने ही परफेक्ट लोग होते, इसके अलावा आप कोई सोचे कि नहीं भाई सब कुछ शाहरुख खान और सब कुछ ऐसा दिखे, ऐसा नहीं होता। रियलिटी यही है, हमारे घर वाले ऐसे ही है, हम भी ऐसे ही, हम नेचुरल आदमी हैं, हमें इतना जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम उसके चक्कर में पढ़ के इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं ना, पता ही नहीं चलता। तो मुझे जो लगता है ना, सेकंड थिंग जो आज के टाइम पे, एक तो माइंडसेट सही करो, दूसरा जो मुझे लगता है कि भाई मोबाइल से मोटिवेशन मत लो। अगर तुमने मोबाइल से मोटिवेशन लिया तो वो मोटिवेशन ना भाई साहब वो कब रील्स में और उसमें कन्वर्ट हो जाएगा ना। मोबाइल से अगर मोटिवेशन ले लिया भाई, ये याद रखना, मोबाइल से मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप ऑनेस्टली, बहुत सारे लोग घर से बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, ऑनेस्टली अगर आपको मोटिवेशन चाहिए ना, बस एक बार, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं मतलब बार बार बोलता हूँ कि एक सिंपल ब्रेन एक्सरसाइज करना। घर में बैठे या रूम में जहाँ पीजी में बैठे हो ना, वहाँ पे एक सिंपल एक्सरसाइज करना कि भाई एक बार पॉजिटिवली सोच के देखना कि 5 मई 60 दिन बाद होने क्या वाला है। अगर सिलेक्शन हो जाता है, एक बार ऐसे ही बस बैठ के सोचना। तुम्हें मोटिवेशन मोबाइल से नहीं मिलेगा, तुम किसी और को स्टेथोस्कोप पहन के मोटिवेट नहीं हो सकते। खुद पे इमेजिन करो ना यार, खुद पे इमेजिन करके देखो ना कि यार नाम के ऊपर लैब कोट पहनूंगा या व्हाइट कोट पहनूंगा, यहाँ पे नाम पे लिखा होगा, नाम वही रहेगा लेकिन एक अलग से नाम लग जाता है, एक अलग से प्रीफिक्स बोलते हैं ना हम लोग IUPAC में, प्रीफिक्स लग जाता है, और वो प्रीफिक्स ना तुमसे लाइफ टाइम कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, तो ये चीज़ सोचो, इससे ज़्यादा मोटिवेशन क्या हो सकता है यार। अगर आप ये सोचो ना कि घर वालों को छोड़ो, अगर हो सकता है घर वालों से लड़ाई हो रही हो, अलग कहानी है, छोड़ दो, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, वो छोड़ दो, लेकिन तुम अपने बारे में सोच लो ना। स्वार्थी बन जाओ, सेल्फिश बन जाओ। तुम ये सोचो तुम्हारे नाम के आगे, डॉक्टर के पास क्या होता है, हथियार थोड़ी ना है उसके पास। डॉक्टर ये लोग क्या करते हैं, दिमाग का गेम है सारा। एक डॉक्टर के पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ दिमाग है, और सिर्फ और सिर्फ यही सब चीज़ें जो तुम पढ़ रहे हो इसी का हाई लेवल है उसके बाद। तो ये चीज़ दिमाग रखना कि भाई मोबाइल से मोटिवेशन नहीं मिलेगा, इस टाइम पे तो एकदम नहीं मिलेगा। वो शुरुआत में हो सकता है जो 11th-12th में इनको मिल भी जाए थोड़ा बहुत, 2 घंटे वेस्ट करेंगे तब 5 मिनट का मोटिवेशन मिलेगा। लेकिन मोबाइल से मोटिवेशन भाई मत खोजना। ये मोबाइल से मोटिवेशन कब इंटरटेनमेंट में बदल जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलने वाला है। जैसे आप सब लोग दिल्ली में हो, जो जहाँ से भी आए, सब लोग बाहर से भी आए, कितने लोग यहाँ पे जो बाहर से आए, मतलब भरी पड़ी आबादी। तो तुम्हारा मोटिवेशन तो भाई तुम्हारा अपना घर है, अपने ड्रीम्स हैं। तुम ये सोच के आओ, तुम एक बार सोच के देखो कि स्टेथोस्कोप और अगर वाइट वो अपने पास कोट लेके जाते घर पे क्या ही माहौल होता है। एक पता, ये एक ऐसी डिग्री है ना, इंजीनियरिंग, ऐसा नहीं इंजीनियरिंग बेकार है या कोई और फील्ड बेकार है, वहाँ पर ना जिस दिन एडमिशन लेते उस दिन नहीं कहलाए जाते। लेकिन ये ऐसा एक एग्ज़ाम है ना, 5 मई को अगर तुमने डिक्लेयर कर दिया सर 5 मई, और अब तो NTA भी एकदम डिसिप्लिन हो चुका है, 14 जून, उसके हिसाब से उसने बोला है कि 14 जून को रिजल्ट दे देगा। पता है जिस दिन ये रिजल्ट आ गया ना, उस दिन से ही आप डॉक्टर कहलाना चालू हो जाते हो। एक ऐसा एग्जाम है जो CA वाले लोग होते हैं, ये लोग होते हैं ना, इनको पूरा क्लियर करने के बाद जाके होता है। आप एक ऐसा एग्जाम, कोई बोलता है इतना कंपटीशन क्यों, इसीलिए है भाई। आप सोच रहे हो 11th-12th के बाद आप किसी कॉलेज में पहुंच जाओगे, आप इतने एबल हो जाओगे, आप समाज में अपनी सोसाइटी में इज्जत पा रहे हो, वो सिर्फ इसीलिए कि आपने एक एग्जाम क्लियर किया। आप आज ही, मतलब मैंने देखा हुआ है बहुत सारे बच्चों के साथ ना, मैं अपने घर में जानता हूँ कि अभी कॉलेज में गया है लेकिन डॉक्टर साहब कहला रहा है। पड़ोस की जो मतलब मौसी या जो भी चाची लोग, जो लोग बैठे हुए, उनको मतलब अपनी पर्ची ला के दिखा रही हैं। मैंने कहा कुछ दिन पहले तो भाई था मेरा, ये क्या, इसको कौन सी चीज़ पढ़ ली उसने क्या ऐसा पढ़ लिया। लेकिन वो सिर्फ एग्जाम क्लियर करने का एक तरीका है। अगर एक बार क्लियर हो गया ना, पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें आपका ज़्यादा अच्छा मोटिवेशन होना चाहिए। ये मोबाइल से मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे। मेरी तरफ से मैं सही बता रहा हूँ, ये वार्निंग समझो। अगर आप मोबाइल से लेके मोटिवेशन कर रहे हो ना, तो भाई गया, क्योंकि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जैसे अभी बहुत सारे लोगों को लगता होगा 2 क्वेश्चन ज़्यादा या कम से क्या होगा। जब ये वाला लेवल पार करते हो ना, ये वाला लेवल जैसे ही पार करते हो ना, यहाँ पे आता है 2 क्वेश्चन का फर्क। अभी लगता होगा 2 क्वेश्चन से क्या ही हो जाएगा, अभी टेस्ट देते टाइम लगता होगा अरे 4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन गलत हो गए। जिस दिन ये लेवल पार करना शुरू करोगे ना, उस दिन ज़्यादा रियलाइज होता है कि अबे 2 क्वेश्चन क्या होता है। क्योंकि तुम्हें एक रियलिटी है, जो लोग यूपी से या बिहार से होंगे वहाँ पर ये कम से कम चाहिए। एक वो होता है जिसको 600 आते थे, उसको 620 भी आ सकते थे। क्या डिफरेंस है, सिर्फ 4 क्वेश्चन। उस बच्चे से पूछो कि उसके साथ लाइफ में क्या चल रहा है। उसको फिजिक्स भी आ रही है, केमिस्ट्री भी आ रही है, बॉटनी भी आ रही है, जूलॉजी भी आ रही है। सर 600 प्लस मतलब एक बहुत अच्छा डिसेंट स्कोर है। तो आप एग्जाम हॉल में जब ये बैठते हो ना, उसके बाद यहाँ की लड़ाई चालू होती है। तो पहले तो ये माइंडसेट सही करना है, जो मुझे लगता है कि आज के टाइम में सब लोग के साथ दिक्कत है। ठीक है, वो आधे लोग तो इसी में चक्कर में पड़ते हैं कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप सही माइंडसेट के साथ लड़ जाओ। अच्छा एक बात बताओ, अगर उल्टा सोचे तो, निगेटिव सोच ले तो क्या होगा, टाइम वेस्ट करेंगे।
होना जाना है, सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं पढ़ेंगे तो इतना तो पक्का ही नहीं पता है कि नहीं होगा सिलेक्शन, लेकिन पढ़ेंगे, अगर जी जान लगा के पढ़ेंगे जिसमें टाइम काउंट ना करे, तो इतना पता है कि भाई सिलेक्शन फोड़ फाड़ सकते हैं। कुछ भी हो सकता है ना यार, मान लो ऐसा भी हो सकता है कि 2-4 चैप्टर जो छोड़ के गए उसके क्वेश्चन कम आ जाए। बोलते हैं ना कि भाई किस्मत में उसी का साथ देगी ना जो मेहनत कर रहा होगा। अब पता चला हम एकदम ही ABCD मतलब अक्कड़ बक्कड़ करे वो कर रहे हैं, टोनी का गाना गा रहे हैं एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में अभी बहुत सारे लोग साथ होता होगा, जैसे एग्जाम देते होंगे ना जब यहाँ पे टेस्ट में, तो गाना दिमाग में आ रहा है, वो दिमाग में आ रहा है कि अच्छा उसने PG वाले ने ये बोला है। अगर ये दिमाग में आ रहा है तो ही दिक्कत है, क्योंकि वो यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। यहाँ पे ना आपको लगता हो ये 650 प्लस, यहाँ से 680 प्लस, यहाँ देखोगे तो फिर फाइट ऐसे ऐसे स्टार्ट हो जाती है कि भाई ये चीज़ें हमें स्टार्ट करनी है, 10-10, 2-2 क्वेश्चन। तो पहले सब लोग ये सिलेक्शन सिक्योर करो, और ये ज़्यादा नहीं भाई। अगर आप पढ़ रहे हो बहुत अच्छे माइंडसेट के साथ, तो प्लीज़ अपने पास बात मानो, एक पॉजिटिवली आज ही जाके घर पे जो भी टाइम टेबल बनाया होगा, टाइम टेबल पहले तो पढ़ाई का मत बनाओ, टाइम टेबल ये बनाओ कि खाना पीने का कब टाइम देना है, कोचिंग में कब आना है, किस टाइम पे टेस्ट देना है, इसका टाइम टेबल बनाओ। मुझे अगर पता है, जैसे मान लो 2 से 5, 5:30 तक एग्जाम हो रहा है, यहाँ पे टेस्ट दे रहे, ऑफलाइन टेस्ट दे रहे, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं बफर जोन लेके चलता था कि आधे घंटे पहले और आधे घंटे लास्ट में, ये बफर जोन था मेरा कि इससे ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे सकता, वो चाहे दोस्ती क्यों ना हो, चाहे आंसर की में, चाहे जो हो। एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे मैं जानता हूँ ऑफलाइन में लोगों के साथ दिक्कत होती है। लोग क्या करते हैं, बीच में हैंड रेज कर रहे हैं, टीचर को बुलाइए क्वेश्चन गलत है। होते बहुत सारे लोग होते हैं जो माइलस्टोन में बोल देते हैं, AITS में बोल देते हैं, तुम NTA में कर लोगे, नहीं हो पाएगा ना। तो ये कौन सा माइंडसेट है? आप अपने अंदर ये सोचो कि जो एग्जाम में आएगा ना, उसी पेपर में कोई ना कोई 720 भी लेके आ रहा है, 700 लेके आ रहा है, इसी PW में लेके आ रहा है। तो भाई तुम ये सोचो ही मत, तुम अपना दिमाग सेट करो कि यार मुझे यहाँ तक जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है। ये मेरा अपना घर में एक चार्ट होना चाहिए कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है सर, ये। और मोबाइल से मोटिवेशन नहीं, मोबाइल से आपको पढ़ना है आप पढ़िए, उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैं कुछ बच्चों को जानता हूँ जिनके मतलब ठीक है कहीं से नंबर मिला है, तो उन लोगों से मैं देखता हूँ, एक बच्चा है मतलब नाम सोचो, मैंने नाम भी अभी याद नहीं मुझे सही से, बस इतना पता है कि 4:30 में एक मैसेज आता है, गुड मॉर्निंग सर, ठीक है। मैं उसको 2-3 दिन बाद रिप्लाई करता हूँ, लेकिन उसका फिक्स्ड है, वो बिना मतलब उसने मान रखा है कि सर मैंने आपको बड़ा भाई मान के बस भेजता रहता हूँ, देख लेना कभी भी कि आज दिन का टारगेट ये था, मैंने इतना अचीव किया, इतना नहीं अचीव किया, तो कर रहा है। और मुझे देख के लगता है, मैं कभी कभी डिस्कस भी करता हूँ यार ऐसे ही बच्चे कि मैं दूर मतलब 2-3 दिन बाद रिप्लाई कर रहा हूँ कि अच्छा स्कोर है, ये इसमें और टाइम दो, उसका मोबाइल का टाइम ड्यूरेशन दिखाऊंगा कभी, तो यूट्यूब पे ज़्यादा टाइम आ गया, तो मैंने ऐसे ही पूछ दिया यार ये क्या है, तो उसने बोला सर ऐसा मैं ना 1 शॉट देख रहा था, यूट्यूब से देखने लगा था, तो इसलिए मेरा हुआ। तो हर एक आदमी को अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रॉन्ग चीज़ें पता है। आप इस चीज़ को इसको ना जितना अच्छे से यूज़ कर सकते हो, मुझे पता है ये बहुत डेविएशन चीज़ है, बहुत डेविएटिंग चीज़ है, लेकिन हाँ इसको यूज़ करोगे ना तो अपना काम आएगा। पढ़ने के लिए यूज़ करो, मोटिवेशन के लिए यूज़ मत करना। मोटिवेशन के लिए यूज़ करना ना, अपने घर वालों से बात कर लो, अगर वो सही से बात करें, या कोई बड़ा भाई हो या बड़ी बहन हो या कोई भी हो अपना दोस्त, ऐसा नहीं अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करने लगे, ये नहीं, वो फिर अलग है, ठीक है ना, वो फिर वो मोटिवेशन अलग है। फिर उसके लिए जो भी चांद सितारे तोड़ने वो 5 महीने के बाद, ठीक है ना, उसके पहले कुछ नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर वो वाला मोटिवेशन फिर गया, ठीक है। सबसे रियलिटी यही है, यहाँ होता है आदमी ऑब्वियसली अकेले रहता है तो थोड़ा इमोशनली लगता है कि हाँ भाई कोई साथ में बात कर ले तो अच्छा लगेगा, बट वो अच्छा लगने के चक्कर में बहुत बुरी बैंड बजने वाली है। तो कोशिश करो कि यार मुझे अपना सिलेक्शन सिक्योर करना है, मोबाइल का यूज़ सबसे बेस्ट करना है कि भाई सिलेक्शन के लिए जो हो सकता है। जैसे मुझसे किसने, एक बच्चे ने ऐसे पूछाने का कैसे रहता है, जैसे लास्ट ईयर एक बच्चा है वो 690, हाँ लड़की है वो, तो उसने भी वहाँ पे एडमिशन लिया हुआ है एम्स में, तो उससे मैंने ऐसे ही पूछा कि कैसे करती थी, तो उसने मुझे सीधा सीधा बोल रखा था कि मेरे घर वालों ने एक सिंपल सा बोला था कि जब भी मोबाइल उठाना एक अपने आप से एक क्वेश्चन बस पूछ लेना मोबाइल से कि क्या इसका सही यूज़ करने के लिए मैं उठा रही हूँ या फिर ऐसे ही उठा रहे हो। भाई कि हाँ भाई मतलब तुम्हारे पास बुक्स पढ़ी, तुम ऑफलाइन पढ़ रहे हो, सब लोग तुम्हारे पास नोट्स पढ़े होंगे, क्लास अटेंड की है, सब कुछ पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत हेल्प लेना है तो आपको पता होना चाहिए कि 6 घंटे उठाऊंगा तो 6 घंटे उठाऊंगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। तीसरी जो मुझे लगता है सर, ये वाली चीज़ टेस्ट, ये तो कुछ लोगों का ऐसा होता है ना, कुछ लोगों का दिमाग ये चलता है कि टेस्ट कौन देता है, ये ना सबसे बड़ा वहम है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो आज के टाइम में बहुत रिनाउंड डॉक्टर बन चुके, ठीक है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ तो मुझे पता है वो पटना में काफ़ी अच्छा कुछ कर रहे हैं, और मैं उनका आज सुबह से ऐसी बात कर रहा था, मैंने बताया कि यार जनकपुर, वो लोग यहीं पे पढ़े हुए, यहीं पे आसपास में ही पढ़े हुए, तो मैं बता रहा था कि यार जा रहा हूँ इधर, तो उनका बताता हूँ, उन भैया का बताता हूँ जो अभी अच्छे डॉक्टर है, उनका क्या था ना, उनका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर था
कि यार मुझे ना मतलब ऐसे अगर मुझसे कोई बोले कि मैं फिजिक्स के या केमिस्ट्री के सारे थ्योरी करके फिर क्वेश्चंस करने पे जाऊंगा, तो ऑब्वियस है अगर मैं सारे चैप्टर्स खत्म करूंगा, जैसे कोई बोल दे कि सिलेबस खत्म करके मैं क्वेश्चंस करूंगा, टेस्ट पेपर दूंगा, तो हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक टाइम पे सारे चैप्टर्स अप्लाई नहीं कर पाते हो। तो पहले ना जिन लोगों का जैसा भी हो प्रॉब्लम्स, जिनका सिलेबस हो गया वो तो चलो ट्राई कर भी सकते, जिन लोगों का जितना भी हुआ है और नहीं भी हुआ है ना, तो सिलेबस रिवाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है टेस्ट। आप मान लो एसएचएम वेव्स पढ़ के नहीं गए, लेकिन एसएचएम वेव्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ना, उसका कुछ सिलेबस आपको क्या होगा, उसका सॉल्यूशन देखोगे तो भी रिवाइज हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने टाइम पे भी करता था कि ठीक है अगर मान लो कोई टॉपिक नहीं आया, मैंने छोड़ रखा है, मान लो मैग्नेटिज्म मैंने छोड़ रखा है, मैंने जाके एग्जाम में अटेम्प्ट भी नहीं किया, तो मैंने क्या किया, जितने भी टेस्ट देता था ना सबके मैग्नेटिज्म के क्वेश्चंस क्या करता था, सर्कल कर लेता था। तो मुझे याद हो गया था उस टाइम पे कि यार एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कितना है, वो कितना है, बीएच और वो सब क्या है, किस कैसे, तो बस पेपर से मुझे पता था कि मैं ऐसे पढ़ता हूँ ना बोर हो जाता हूँ, मैग्नेटिज्म समझ में नहीं आता कौन कहाँ जा रहा है, एंगल ऑफ डिप क्या है, कौन कहाँ है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो आपका ना एक तरीका होता है, मैं उन भैया को देखता था उनका यही था, उन्होंने मुझे सिंपल सा एक तरीका बनाया कि यार सब लोगों का अलग अलग तरीका है, कुछ लोग रिवीजन नोट से करते हैं, मैं रिवीजन क्वेश्चंस के थ्रू करता हूँ। और क्वेश्चंस तो तुम्हारे साथ ही है यार। मुझे ऐसा लगता है जो लोग टेस्ट को ना अपने ऊपर ये लेके चलते हैं कि टेस्ट देंगे मार्क्स कम आएंगे तो ये होगा वो होगा, कुछ नहीं। अगर आप सही से देखोगे ना तो मैं दो ही चीज़ें मानता हूँ, मैं क्लास में बोलता हूँ, यहाँ फिर से बोल रहा हूँ कि टेस्ट या क्वेश्चंस आप अगर दो तरीके से देखोगे ना आपको कोई बुरा लगेगा ही नहीं। अभी इस टाइम पे तो एकदम ही ले लेगा, क्योंकि इससे बुरा क्या होना है, 5 मई को एग्जाम है और अच्छा नहीं गया तो ऐसे ही सबसे बुरा हो जाना है। बेटर है कि अभी टाइम है, क्वेश्चंस को सीधा सीधा एक तरीके से लेके चलो। जैसे मैं ये सोचता था, हम लोग एक डायलॉग बोलते थे उस टाइम पे कि भैया कैसा गया, तो बोलते थे बस आज पेपर सिखा के गया, ठीक है। अच्छा गया तो फिर बोलते थे पेपर अच्छा गया, और नहीं अगर बेकार गया तो बोलते थे पेपर सिखा के गया। आज क्या सिखा के जा रहा है हमें पेपर, कि यार ये चीज़ें ना और ज़्यादा ऐसे स्ट्रॉन्ग करनी है। जैसे मान लो मैं पढ़ के गया, जैसे मैं बोलता ना प्लांट किंगडम ये सब, भाई मैं पढ़ के गया, मैं अपनी बात बताया तो ठीक है, टेस्ट देने के लिए 11th में था तो मैं टेस्ट देने चला गया, कॉन्फिडेंस नहीं। एक होता है ना कि प्लांट किंगडम एक सबने पढ़ा ही होगा, पता तो होगा ही, काफ़ी अच्छा चैप्टर है। तो 11th में था तो मैंने क्या किया, मैंने देखा, मैं टेस्ट में बैठा तो मेरे साइड में ना, मतलब साइड क्या मतलब आगे जहाँ से मुझे उसके आंसर की दिख रहे थे, वो लड़की थी, वो पढ़ने वाली लगी मुझे लगा कि यार पढ़ के आई है। मैंने अपना दिमाग ही नहीं लगाया, मैंने कहा ये जो टिक करेगी वही टिक मार दूंगा, क्योंकि घर वाले मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे तो बेइज्जती होगी ज़्यादा। बेटर ही पढ़ के आई, लग भी रही है कि हाँ भाई पढ़ाई वढ़ाई करी है इसने। पेपर अटेम्प्ट चालू किया, वो सेम पेपर अगर मैं घर पे खुद से करता ना तो मैं ज़्यादा अच्छा स्कोर कर लेता। मैं उस लड़के को उस टाइम से खोज रहा हूँ कि वो कौन थी, निगेटिव में मार्क्स आए, सोचो निगेटिव ही आए। अच्छा उसकी भी गलती नहीं है, उसने क्या किया होगा, पेपर थोड़ा ऊपर किया होगा, मान लो अब उसने 45 क्वेश्चन का आंसर ए टिक किया, मुझे सही से नहीं दिखा, तब तक उसने 46 का बी टिक कर दिया, तो मैंने 45 का बी टिक मार दिया। मैं उसे भरोसा कर रहा था, नहीं गलत भरोसा कर लिया था। तो मैं ये बता रहा हूँ, टेस्ट ना, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार खुद के भरोसे रहो और जितना हो सकता है टेस्ट दो, क्योंकि जितना मुझे प्लांट किंगडम या जो चीज़ें अभी भी याद है वो उसी तरह से याद है जिसमें मैं ज़्यादा फंसा हूँ। मुझसे किसने पूछा कि हाँ भाई ज़्यादा जिस क्वेश्चन में आप फंसते हो ना वो ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहता है। जैसे मैं अपना बताया तो मैं अभी तो एक ही एग्ज़ाम होता है, मैंने एक एग्ज़ाम देने गया पीएमटी का, तो वहाँ पे पहला क्वेश्चन बताता हूँ केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन क्या था, मैं अपना बताया तो एक्सपीरियंस। पहला क्वेश्चन था कि विच ऑफ द डिफेक्ट इन सॉलिड्स इंक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो अब मुझे फ्रैंकल याद था, शॉर्टकी याद था, अब मैं सोच रहा हूँ इंक्रीज कौन कर रहा है, डिफेक्ट का मतलब ही डिफेक्ट है तो डिक्रीज करता है। अच्छा क्योंकि आपको लगता था कि जैसे मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस था कि मेरा केमिस्ट्री फिजिक्स बहुत अच्छा है, पहला क्वेश्चन मैं भिड़ गया, मैंने कहा यार देखा जाएगा। मैं पूरा डिफेक्ट का ऐसे चार्ट बना रहा हूँ कि डिफेक्ट में मैंने ये पढ़ा था, और आप सोच ही नहीं पा रहे हो कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में होता है, क्योंकि आपने नोट्स नहीं बनाए। और उस पर मुझे याद है कि मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अगले 5 मिनट में ना, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा केमिस्ट्री फिजिक्स अच्छा है, तो अगले 5 मिनट में हाथ पैर कांपने शुरू हो गए, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपने प्रिपरेशन करी ही नहीं है, आपने सोचा ही नहीं है कि यार 2 क्वेश्चन लगातार नहीं आए तो उसके बाद क्या करना है, बैकअप प्लान क्या है, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, मैंने तो ऐसे था कि अरे जाऊंगा मैं तो, मतलब यहाँ के टेस्ट मेरे इतने आ रहे मैं तो जाके निपटा लूंगा सारा, और वहाँ जाके उल्टा फंस गया। तो ये ना एक तरीका होता है, जब आप टेस्ट देते हो, टेस्ट दोगे तो आपको ना एक माइंडसेट बन जाएगा कि यार ये पेपर अच्छा है तो इसमें मार्क्स सबके ही कम होंगे। जैसे कुछ पेपर अच्छे आते होंगे तो उसमें पता चल जाता है कि यार सबके ही मार्क्स बुरे चल रहे हैं, लेकिन उस पेपर को ही ना देंगे ना तो पता ही नहीं चलने वाला। आप पेपर घर पे ले जाके अटेम्प्ट कर लो, आपको फील ही नहीं आएगा जो आप यहाँ करते हो। यहाँ करते हो, बगल में जब पेज की एक सरसराहट होती है ना, एक बंदा पेज पलटता है, आपको लगता है कि आप पीछे हो रहे हो। जैसे मुझे ऐसा लगता है, मैं तो मतलब ठीक है कॉम्पिटेटिव उसमें देखता हूँ कि यार मुझे पता चल गया कि बगल वाले ने ज़्यादा ही क्वेश्चंस करने शुरू किए। जैसे बायो के क्वेश्चंस होते, अगर किसी बच्चे ने पहले स्टार्ट कर लिए और जल्दी जल्दी करना है तो उसके अगल बगल के सब लोग थोड़ा कहीं ना कहीं तो आ ही जाते।
आप खुद के अंदर देखोगे ना, अगर आपके 10 क्वेश्चन शुरुआत के सही हो गए, जो अंदर से होता है ना पॉजिटिवनेस आती है, वो अलग ही लेवल पे लेके जाती है। तो प्लीज़ टेस्ट दो, और ये चीज़ कभी भी घर पे पढ़ने से नहीं आएगी। हम लोग, आप लोग बहुत लकी हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो यार, यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे। टेस्ट दो जितना हो सकता है, और टेस्ट का सबसे बड़ा, टेस्ट देने के बाद ना जो मिस्टेक्स हैं, जैसे मैंने अभी एक किससे पूछा कि भैया मिस्टेक्स क्या हैं, जो निगेटिव मार्क्स जा रहे हैं वो आखिर क्यों हो रहे। जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, शायद तुम लोग लगे कि अरे सर मेरे से पूछ रहे, मेरा अपना जो सबसे बड़ा अभी भी मुझे डाउट होता है, अगर मेरे से कोई खड़ा करके ऐसे पूछ देना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट, क्योंकि मैं जहाँ टेस्ट देता था वहाँ पे ऐसे ही स्टेटमेंट आते थे, नॉट फॉल्स। अब नॉट फॉल्स, आदमी क्वेश्चन देखा, फॉल्स देखा, टिक मारा, पता चला लिखा हुआ नॉट फॉल्स, नॉट इनकरेक्ट। तो ना मैं इसको डिकोड करने में मुझे टाइम लगता था अपने टाइम पे कि यार ये ना, फिर मुझे पता चल गया, तो मैंने क्या करना शुरू किया, पेपर में ही हाईलाइट कर देता था। जैसे ही लिखता था ना नॉट इनकरेक्ट, मैं पूरा अपना यहाँ लिखता था नॉट इनकरेक्ट, मतलब मुझे करेक्ट ढूंढना है, क्योंकि मुझे पता है मैं ऐसी मिस्टेक्स कर रहा हूँ। जैसे कुछ लोगों के साथ मैच द कॉलम में होता होगा, कुछ लोगों का असर्शन रीजन में होता होगा। तो भाई तुम्हें ना अपनी गलती पता होती होगी कि यार मुझे ये करना है और उसको सही करो, क्योंकि मिस्टेक्स अगर नहीं देखोगे ना तो तुम सिर्फ टेस्ट देते रहो तब भी फायदा नहीं। ज़्यादा टेस्ट दे दोगे तो आंसर याद हो जाएंगे, 10-20 क्वेश्चन के 10-20 क्वेश्चन के आंसर याद हो जाएंगे। जिन लोगों ने बहुत टेस्ट दिए होंगे ना, जिन लोगों ने क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस करी होगी, उनको आंसर्स याद हो जाते हैं। मुझे तो अभी भी लगता है कि हाँ न्यूमेरिकल्स कुछ आंसर्स याद हो जाते हैं। मुझे फिजिक्स के अभी तक याद है, मैं मतलब पीसीएमबी वाला था, मुझे मैथ्स के न्यूमेरिकल्स कुछ याद है कि उसका आंसर ऐसे 0 मार दो, क्योंकि मुझे पता है इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते हो। तो सेम चीज़ टेस्ट सिखाती है, आप मिस्टेक से सीखोगे ना। जैसे रिसेंटली बता रहा हूँ, मैंने किसी का, कोई बच्चा आया, जब मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा था तो वहाँ पे एक बच्चा आया, उसने किसी का टेस्ट सीरीज लेके आया, वहाँ पे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ था। जैसे सब लोगों ने केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस करे होंगे, उसे बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ था कि आपको पता भी नहीं चल रहा, ऑप्शन देखने के बाद आपको रियलाइज भी नहीं हो रहा, जब आप सॉल्यूशन देख रहे हो तो रियलाइज हो रहा है कि अच्छा यार ये वाली चीज़ खोजनी थी। पुराने टेस्ट पढ़े हैं, कहीं से भी उठाओ, करते चले जाओ। अगर तुम दिन भर में, एक बच्चा कोई बोले ना कि 60 दिन है, सिर्फ एक लॉजिक लगा दे कि 200 क्वेश्चन मुझे करने हैं फुल सिलेबस के, 60 दिन मतलब कितने क्वेश्चन हो गए 200 के हिसाब से, कितने हो जाएंगे? हाँ 12,000 हुए ना, 1200 क्यों बोल रहा है, ठीक 12,000 हुए। 12,000 का मतलब आप नीट में जब बैठोगे ना, मैं इतना गारंटी करता हूँ कि नीट में जब बैठोगे तो उस पेपर जो 12,000 क्वेश्चन होंगे ना, उसमें से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 40 से 50 क्वेश्चन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में होंगे, जिनको देख के आपको हंसी आएगी कि भाई यार ये तो पढ़ा है। जैसे अभी आप पेपर देते हो, आपको बहुत सारे क्वेश्चन देख के लगता हो ना भाई यार ये तो मैंने किया हुआ था, ये टिक मार दिया, वो चीज़ अपने को तभी आ पाएगी। कोशिश करना है, ठीक है, टेस्ट देना है। दूसरा भाई केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में सबसे पहले जिन लोगों का, फिजिकल की बात करते थे पहले, फिजिकल में 4 चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे लगता है कि हाँ भाई मुझे ऐसा लगता है कि उनके क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में आना है, ठीक है। जो 4 चैप्टर जिन लोगों के वीक हैं, अगर वो आपके वीक हैं तो पहले उनको खत्म करो। अब अगर तुम लोग इसको चैप्टर बोलते हो, मुझे लगता है सॉल्यूशंस और स्टेट्स ऑफ मैटर हट चुका है, बट जो जेई मेंस देखोगे उसमें स्टेट्स ऑफ मैटर के 1-2 क्वेश्चन आए हुए। स्टेट्स ऑफ मैटर में बस ये कर लेना आइडियल गैस इक्वेशन वाला, क्योंकि पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, और दूसरा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसी का क्वेश्चन था, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का क्वेश्चन था, पार्शियल प्रेशर का क्वेश्चन दिया हुआ था। जो जेई मेंस का क्वेश्चन पूछा गया था डाल्टन्स लॉ के ऊपर था। तो प्लीज ये 3 मतलब कहने को ये तो हटा ही दो, बट हाँ इसके बस पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी और ये कर लेना। बाकी ये 2 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि यही से बेसिक्स बनते हैं, क्योंकि अगर सॉल्यूशन और मोल कॉन्सेप्ट आता है तो आप आगे की चीजें कनेक्ट कर लेते हो। 2 चैप्टर ये और 2 चैप्टर का कॉम्बिनेशन मैं ऐसे बनाता हूँ कि एक केमिकल काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। ये ना कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके पेपर्स में आप आराम से, जैसे थर्मोडायनेमिक्स लोगों को पता नहीं क्यों डर लगता है, पेपर में देखोगे, पेपर में इसके क्वेश्चन सबसे इजीएस्ट होते हैं। केमिकल काइनेटिक्स मतलब मुझे तो लगता है सबसे प्यारा चैप्टर है, होता है ना कि एकदम हार्मलेस चैप्टर है, कुछ ज़्यादा है नहीं, ऑलरेडी कहाँ रिपीट होता है सर, ऑलरेडी फिजिक्स में न्यूक्लियस में रिपीट हो जाता है, और यहाँ पर सिंपल सा केमिकल काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, ये 2-4 चैप्टर जैसे ही अच्छे होने शुरू होते हैं ना, अब कोई पहले दिन ही आयनिक क्लियर लेके बैठ जाए, नहीं बोल रहा हूँ, आप तब बैठना जब आपको खुद ही कॉन्फिडेंस होगी हाँ यार मैं कर लूंगा। लेकिन हाँ ये चैप्टर्स आपको जल्दी जल्दी स्कोर दे देंगे। अगर मैं तीसरा सेट बनाऊंगा ना, अगर तीसरा सेट बनाता हूं तो यहां पर देखना अपने पास क्या नाम था, ये थर्मोडायनेमिक्स हो गया ना मैंने, हाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रेडॉक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रेडॉक्स को देख लो।
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसलिए क्योंकि 12th बोर्ड के लिए पढ़ा होता है, सबका ठीक ठाक होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। रेडॉक्स भी अगर सही से करेंगे तो रेडॉक्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, मूल कॉन्सेप्ट से थोड़ा बहुत रिलेटेड है। अदरवाइज यहाँ पर जो रेडॉक्स के क्वेश्चन है आज के टाइम पे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे मतलब जो लोग जानते एनसीईआरटी पढ़ लो, उसके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स आज के टाइम फिजिकल का सबसे बेस्ट पार्ट होता है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल उठा लो, उसी का सेम न्यूमेरिकल उठा के डाल दो, कुछ भी डेटा चेंज मत करो, सब कुछ सेम आ जाएगा। एनसीईआरटी के अपने सीधा सीधा एग्जाम्पल्स उठा लो। तो भाई ये देख लो, मुझे ऐसा लगता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रेडॉक्स करने के बाद अब आया कॉन्फिडेंस, अगर लगता है आप इतना कर लियो तो फिर भैया इक्विलिब्रियम चालू कर दो। इक्विलिब्रियम में दोनों पोर्शंस फिनिश कर लो। इक्विलिब्रियम में आयनिक हो गया, चाहे अपने पास इक्विलिब्रियम में आयनिक कर लो, ठीक है। और केमिकल ठीक है, तुम्हारे पास जैसे तुमने क्लास में किया हो नहीं किया हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, माइंड मैप्स हैं, वन शॉट है, जैसे भी लगता है, जिससे भी लगता है। तुम खुद से ईमानदार रहो, तुम्हें पता है कि तुम्हें सब्जेक्ट अच्छा करना है। ये नहीं कि मैं सामने खड़ा हूँ तो नहीं सर मैं आपकी वीडियो करूंगा, या किसी टीचर को खुश करने के लिए नहीं पढ़ना है अभी इस टाइम पे, हमें अपने सिलेक्शन के लिए पढ़ना है। मेरे से कोई बोले ना कि सर मैं आपसे नहीं पढ़ाऊँ लेकिन मेरा सिलेक्शन हो गया, वो ज़्यादा मेरे लिए अच्छी बात होगी एज कम्पेयर टू मैं आपसे पढ़ाऊँ और सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, ठीक है। तो कोशिश करिएगा इक्विलिब्रियम में, जो केमिकल और आयनिक की बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम में। और यहाँ पर ये चैप्टर मैं सबसे लास्ट में इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि ना यह देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आधी चीज़ें एटम्स के फॉर्म में कहाँ रिवाइज हो जाती हैं, फिजिक्स में, और एक ही चीज़ बचती है क्वांटम नंबर, वो आधा रिवाइज हो जाता है इनऑर्गेनिक में। आधा रिवाइज तो इनऑर्गेनिक में हो जाता है क्वांटम नंबर्स का, तो इसलिए मैं इसको सबसे लास्ट में रखता हूँ। अगर आपको स्ट्रांग है आप अपने हिसाब से ग्रुप बना लो, अगर आपको लगता है नहीं यार इसको मैं पहले कर लूँगा, कर लेना। लेकिन हाँ, यही 3-4 सेगमेंट्स है जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ यार ये पहले, जैसे इसमें करोगे ना, मैं ये बता रहा हूँ, इस टेक्निक से करोगे तो थोड़ा सा ही पेपर देना शुरू करोगे फुल सिलेबस, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन सही होने चालू हो जाएंगे। अगर मान लो पहले इक्विलिब्रियम पे टाइम वेस्ट करने लगे, हो सकता है इक्विलिब्रियम जैसे पिछली बार आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन ही नहीं है, तो भाई टाइम क्यों देना अपने को, पहले ये कर लो, क्योंकि इनके बिना ये सारे कनेक्टेड चैप्टर्स हैं, सारे के सारे कनेक्टेड हैं। केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ये कनेक्टेड चैप्टर्स हैं, इनको फिनिश कर लो। पी ब्लॉक में बात करें, सॉरी इसमें इनऑर्गेनिक में देखो 3 चैप्टर, ये कसम खा लो कि 3 चैप्टर मुझे सबसे बेस्ट करना है। पीरियोडिक में आधा चैप्टर तो वही है, कहानी है, चीज़ें छोटी छोटी हैं, वो भी आज के टाइम पे हट चुके हैं, लेकिन मान के चलते हैं कि मान लो चलो उसको भी करना है, पीरियोडिक करना है। पीरियोडिक में जो मेन ट्रेंड है, जैसे बहुत सारे लोग हैं, तुम इस टाइम एग्जाम देने जा रहे हो, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड तुम जाके हर एक ग्रुप में करोगे, उससे बेटर है कि आप एक साथ ग्रुप का अपना चार्ट बना लीजिए एक साथ। मतलब अगर पीरियोडिक करना है ना मुझे, तो पीरियोडिक के अंदर मैं 4 चीज़ों के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में देखोगे 4 चीज़ों के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। एटॉमिक रेडियस कि सर 13th ग्रुप में क्या ऑर्डर होगा, सबसे ज़्यादा वही है सर। 13th ग्रुप में क्या होगा, एटॉमिक रेडियस। सर आयनाइजेशन एंथैल्पी में सर एक बता दीजिए, 2-3 ऑर्डर्स हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या ऑर्डर होता है कि सर आप ये बता दीजिए कि भैया ग्रुप वाइज क्या होता है। या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी में ये पूछ दिया जाता है कि सर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा है, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा। यही रटे रटाए क्वेश्चन है। अगर आप सही से एनालाइज करोगे आपको पता चल जाएगा भाई इतना ही करना है, भाई इतने पे ही काम हो जाएगा। अगर मैं देखूंगा इसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल दो, या फिर डेल्टा एच इजी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और यहाँ पर ना जब ये कर रहे हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पर जब आप ये कर रहे हो ना चारों, जब भी ऑर्डर कर रहे हो प्लीज अब एग्जाम पास में एक साथ 13 से लेके, अगर 13 से स्टार्ट कर रहे हो पी ब्लॉक में, तो 13 से लेके 18 तक के सबके रेडियस का, आयनाइजेशन एंथैल्पी का, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबके ऑर्डर एक साथ लिख दो। तुम्हें पता चल जाएगा कि नॉर्मल ट्रेंड से अलग कौन दिखा रहा है। जैसे मुझे पता है कि हाँ भाई साइज में कहाँ ऑर्डर अलग आएगा, गैलियम और एल्यूमिनियम में आएगा। मुझे ये पता है कि यार कहाँ पे बोरॉन का क्या होता है, सॉलिड कौन। तो ये ना एक साथ बनाओ। हम लोग क्या करते, हम लोग स्टार्ट करते एक्चुअली इसमें बहुत कम टाइम देते हैं और हम लोग स्टार्ट कर देते हैं केमिकल बॉन्डिंग पे। अब यहाँ पर आके ना इसका एप्लीकेशन चालू हो जाता है। केमिकल बॉन्डिंग में क्या दिक्कत है कि केमिकल बॉन्डिंग अगर आपका ये टॉपिक स्ट्रांग है तो केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा आसान हो जाता है तो उसमें बहुत नई नई चीज़ें, बॉन्डिंग है, पूरा पूरा बॉन्डिंग है। केमिकल बॉन्डिंग जब कर रहे हो तो जैसे अब बैक बॉन्डिंग, ये सब चीज़ें आपको पता है कि यार यहाँ मैं अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि बैक बॉन्डिंग हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, कौन किसका ऑक्टेट कंप्लीट है। जैसे अब अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता चल जाता है कि यार सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल होता नहीं है, तो जबरदस्ती कुछ भी नहीं कर देना है। अपने को इतना बेसिक आइडिया आ जाता है। नहीं आता है तो आप प्लीज इसकी रिवीजन करिए और केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कीजिए। ये 2 चैप्टर स्ट्रॉन्ग हुए। मेरे लिए 3rd इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है कोऑर्डिनेशन है। सर आधा इनऑर्गेनिक यही है, मतलब आधा क्या, मुझे तो लगता है कि सारा इनऑर्गेनिक यही है। अगर आपका ये कोऑर्डिनेशन हो गया, ये मेन 3 चैप्टर है जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। कोऑर्डिनेशन किसके स्ट्रॉन्ग है तो डी एंड एफ ब्लॉक ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि मेनली जो कोऑर्डिनेशन है वो सारा का सारा डी एंड एफ ब्लॉक का ही कहानी है।
और आज के टाइम पे अब एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि सिर्फ आपके लाइफ में 2 ही कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जेई का पेपर उठा के देख लो, KMnO4 और K2CR2O7। पी ब्लॉक के सारे कंपाउंड्स इनडायरेक्ट में हट चुके हैं। अब बेसिक थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अमोनिया पूछ रहे ये क्या होता है, ठीक है, उतना पता होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर कोई पूछे पी ब्लॉक, सर पी ब्लॉक मुझे लगता है कि मैं इसको चैप्टर अब काउंट नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं सारा कुछ इधर ही कवर कर लेता हूँ, क्योंकि जब नोट्स बनाते हो सारे इरेगुलर ट्रेंड्स इधर ही आ जाते। थोड़ा बहुत पी ब्लॉक में जो जैसे एलोट्रॉपी है, नाइट्रोजन के अपने उसके सल्फर के एलोट्रॉप्स हैं, ये सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हो कि हाँ यार सल्फर के एलोट्रॉप्स आप पढ़ लो। एनसीईआरटी में जो शुरुआत के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दी गई हैं, बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है वो पढ़ लीजिए। और एनसीईआरटी का खासकर जो डेटा दिया गया है, चाहे आयनाइजेशन एंथैल्पी का हो, जैसे मुझे पता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी सबकी निगेटिव होती है, लेकिन हाँ हीलियम है, ये ग्रुप 18 वाले होते हैं, उनके केस में पॉजिटिव हो जाता है। उनका ऑर्डर क्या होता है, वो सब चीज़ें याद रखिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में ये सब क्वेश्चंस आएंगे ना, तो आप जनरल ट्रेंड से अलग बात कर रहे हैं, और जब जनरल ट्रेंड से अलग रहोगे तो फिर वहाँ ऑब्वियस से फंस जाओगे। तो वहाँ के लिए तैयार हो जाओ। मेरे हिसाब से पी ब्लॉक, कोई बोलता है कि हाँ सर पी ब्लॉक अभी पढ़ना है, पी ब्लॉक अगर आपने सिंपल सा कंपाउंड्स पढ़ने नहीं है, अभी अप्रैल वाला मेंस हो जाएगा तो और ज़्यादा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन जनवरी मेंस से इतना पता चल गया कि हाँ यार कंपाउंड्स उतने नहीं पूछ रहे, अब कंपाउंड्स हट चुके हैं। हाँ बेसिक चीज़ें, अमोनिया हो गया, H2SO4 हो गया, वो ऐसे ही पहले से ही पता था, अभी भी पता होना चाहिए। अब ऐसा मत बोलना कि सर मैंने तो कंपाउंड्स पढ़े ही नहीं, सल्फर ट्राइऑक्साइड ये क्या होता है, एसिडिक होता है या बेसिक होता है, ये गलत हो जाएगा। इतना आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या है, जिनॉन O2 का, जैसे उसने क्वेश्चन में ये सब पूछ रखा है, जिनॉन O3 का स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, तो ये सब पता होना चाहिए। आप इसका प्रिपरेशन करो चाहे ना करो, लेकिन ये सब बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ दिया। 18 ग्रुप तो ऐसे ही मतलब सबसे ईजीएस्ट पोर्शन है। 13-14 में जो ये फालतू के कंपाउंड्स थे ना, वॉशिंग सोडा, ये सब चीज़ें जो अपने पास बोरेक्स था, सिलिकेट्स था, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में थोड़े आउट ऑफ हमारे लिए हैं। और एनटीए वालों ने थोड़ा सा ठीक ठाक काम कर दिया है कि हाँ चीज़ें जहाँ पे हम ज़्यादा फंसते थे वो काम अपना आसान हो गया है। तो प्लीज़ कोऑर्डिनेशन, ये 3 चैप्टर मेजर हैं, इसके बाद आपको सारा कुछ एप्लीकेशन है। अगर आप पहले करना चाहते हो प्लीज़ इस सीक्वेंस को फॉलो करना, पहले पीरियोडिक, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन परफेक्ट करना, फिर जाके D&F और पी ब्लॉक करना, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे पढ़ा वैसे ही ऑर्गेनिक में मेरे हिसाब से, जैसे मुझे ऑर्गेनिक में एक ही चीज़ दिक्कत लगती है, मेरे से जब चूज़ करने को बोला गया था पहले तो मैंने फिजिकल चूज़ करा था। क्यों? क्योंकि फिजिकल में क्या होता है ना, एज अ टीचर सेफ साइड होता है। क्यों? क्योंकि उसमें ना कोई भी चैप्टर नया स्टार्ट कर सकता है, कोई भी चैप्टर ना फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक में नहीं होता। ऑर्गेनिक में मेरे से कोई पूछे चैप्टर का लिस्ट, मेरे लिए लगता है बस शुरुआत के 3 चैप्टर को मैं चैप्टर मानता हूँ, शुरुआत के 3 चैप्टर। क्योंकि मेरे लिए अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं इसमें जो नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर जो बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक है, जो एनसीईआरटी का एक चैप्टर है, आइसोमरिज्म और जीओसी, अगर ये आपका स्ट्रांग है तो भैया आपके लिए फिर आगे के चैप्टर बस रिएक्शन है और सिर्फ उसका बेसिक चीज़ें कि इस रिएक्शन में ये करना, इस रिएक्शन में, अदरवाइज आपके लिए सब कुछ फिर वो वही बात है कि सब रट रहे। अगर आपको कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी पता है तो आपको ये पता है अल्डोल कौन फास्ट करेगा कौन नहीं करेगा, चीज़ें रिलेट कर पाओगे। अगर नहीं पता है तो फिर ये 3 चैप्टर करने के बाद ना आदमी, जैसे मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं मैंने अपनी गलती बताया, तो मेरा फिजिकल अपने टाइम पे ही बहुत अच्छा था, क्योंकि शुरुआत में जोश ज़्यादा होता है तो मोल कॉन्सेप्ट खूब मैंने क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी करी, इक्विलिब्रियम तक आते आते 11th क्लास में मैं रो गया कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। कभी रिएक्शन फैक्ट, फॉरवर्ड बैकवर्ड, कभी भी कुछ हो रहा है। मैंने ऑर्गेनिक में उसके कारण थोड़ा सा ना, ऑर्गेनिक में क्या हुआ कि आप बहुत ईजी चीज़ चालू हो जाती है ना, ऑर्गेनिक में मतलब कहानी चालू हो जाती है, न्यूमेरिकल्स है नहीं, सत्संग चल रहा है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पहले से पता है, बेसिक चीज़ें चल रही हैं। ऑर्गेनिक में अच्छा हाँ ये होता है, ठीक है, टीचर बोल रहा है बेटा देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, हाँ ठीक है देख लेंगे, हो जाएगा। जब न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस करने जाते हो ऑर्गेनिक के, तो ऑर्गेनिक में क्या होता है, कब प्लस एम लगता है, कब प्लस आई लग रहा है, कब माइनस आई लग रहा है, वो सॉल्यूशन देखने के बाद रियलाइज होता है हमें कि अच्छा ये भी लगाना था मुझे। तो ये डिफरेंस आता है ऑर्गेनिक में। मुझे किसी ने बोला तो भाई सीधी सी बात है, ये 3 चैप्टर सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करो। अगर आपका वीक है प्लीज़ कहीं से भी जाके कैसे भी करके इस 3 चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि इसके बाद का लेखा जोखा बहुत सिंपल सा है। इसके बाद जो भी पढ़ता है ना, अगर यहाँ पर देखोगे मैंने अपने टाइम पे यही किया था कि सबसे पहले यही फिनिश करा। हाइड्रोकार्बन में प्रिपरेशन है, प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया। अब रिएक्शंस होती है, अल्केन पोलर होता है, नॉन पोलर होता है, बताते रहिए, यही सब चीज़ें आएंगी। अल्केन का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर होता है, बस यही सब आएगा। लेकिन हाँ आपका जो कॉन्सेप्ट है कि अल्केन कहीं रिएक्शन कर रहा है, जैसे मैं बोलूँ अल्केन एडिशन रिएक्शन करेगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा, तो सब्स्टिट्यूशन करेगा, क्यों, अल्केन सैचुरेटेड है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना आपकी इधर बेसिक्स में क्लियर हो जाती हैं कि यार मुझे पता है मेरे पास इतने टाइप की रिएक्शन है। एक कार्बोकैटायन है, जिंदगी सबसे बेकार कर देता है, बाकी लोग बनते हैं जिंदगी वही रखती है। कार्बोकैटायन को पता नहीं क्या ही चुल मची होती है, हर एक जगह घूमता रहता है, वो बोलता है कहाँ कहाँ घूम सकते हैं घुमा लो, ठीक है, सबसे स्टेबल बना लो।
तो कार्बोकेटाइन परेशान करता है। जैसे मुझे पता है अल्कोहल फिनॉल की कुछ रिएक्शंस है जो रिमर्टीव है, कोलवेज इलेक्ट्रोलिस, जहां पर इंटरमीडिएट के क्वेश्चंस आ जाते हैं। जो एनसीईआरटी मैकेनिज्म है वो तो भैया करने ही करने। जैसे मेरे से कोई पूछे तो 2-3 एनसीईआरटी के मैकेनिज्म बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, ये क्वेश्चंस अभी देखोगे बहुत सारे लोग एस्ट्रिफिकेशन का जब रिवर्स होता है छोड़ देते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में बॉक्स में बना के दिया हुआ है। तो मेरे लिए लगता है नहीं यार, किस दिन मौका हुआ तो पूछ ही देगा ना, उसको लगेगा पूछ देगा। तो ये कोशिश करनी है कि यार ऑर्गेनिक अगर पढ़ रहे हो, ऑर्गेनिक में बाउंड्री नहीं है इस चैप्टर के बाद। अगर हाइड्रोकार्बन में देखोगे तो अल्डिहाइड से ही प्रिपरेशन होती है। अगर मैं बोलूँ अल्केन की तो भैया अल्डिहाइड से प्रिपरेशन करते हैं, वुल्फ किस्नर रिडक्शन कर दो, क्लेमेंसन रिडक्शन कर दो, तो अल्डिहाइड से अल्केन बना भी रहे हैं। यही सेम रिएक्शन कहाँ मिलेगी, वहाँ मिलेगी। ऑर्गेनिक कनेक्टेड है, दिक्कत ये होती है ऑर्गेनिक के शुरुआत के 3 चैप्टर अगर अच्छे से नहीं किया, आपने रिएक्शंस नहीं लिखे, रिएक्शंस में जैसे वुड्स रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन यहाँ पढ़ो चाहे अपने पास जाके हेलो अल्केन से पढ़ो, सेम ही कहानी है। कहानी तो वही होनी है, फिर रेडिकल बनना है, उसका कॉम्बिनेशन होना है। तो ये चीज़ ना यहाँ पर जो बचे हुए चैप्टर्स होते हैं उसको मैं एक ही मान के चलता हूँ कि यार सामने वाला अगर करना चाहेगा तो कर सकता है, लेकिन वो तभी अच्छा होगा जब आपने पूरा बेसिक्स करा होगा। और ऑर्गेनिक को तो भैया कोई मतलब आज के टाइम पे ये 3 चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, फिनॉल थोड़ा अलग भी है, ये देख लेना, ये और ये अलग क्लासिफाई है। इन सब में आपस में रिलेशन होता है। इन सब में एक अल्डिहाइड कीटोन, ये बचा अल्डिहाइड, कीटोन और एसिड, इन चारों को मिला दोगे ना तो इन चारों को आप एक साथ, जैसे आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो जैसे मैं क्या करता हूँ कि मुझे डिकार्बोक्सिलेशन है तो डिकार्बोक्सिलेशन मैंने कहाँ पढ़ा, अल्केन में पढ़ा, तो सेम ही चीज़ कहाँ आएगी अपने पास, एसिड में आएगी। तो यहाँ की चीज़ फिर दोबारा क्यों लिखूंगा अपने नोट्स में, मुझे पता तो है। मैं एक बार डिकार्बोक्सिलेशन, मैं सारा फोकस अपना हाइड्रोकार्बन पे ही खत्म कर लेता हूँ। हाइड्रोकार्बन में आधे से ज़्यादा रिएक्शन जो आगे आने वाली है ना वो हो जाती हैं। आप देखोगे कभी ध्यान से ना तो आपको पता चल जाएगा, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन इधर आएगा उधर भी आएगा, कर लो अपने पास। तो हाइड्रोकार्बन मुझसे कोई पूछे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो इसके बाद हाइड्रोकार्बन बनता है, क्योंकि इसमें सारी रिएक्शंस अल्डिहाइड से बनाएगा, एसिड से ही बनाएगा, अल्कोहल से बनाएगा। उसके बाद यहाँ पे आओगे हेलो अल्केन्स, हेलो एरीन्स में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक अपना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और यहीं पे हम लोग एलिमिनेशन पढ़ते हैं। तो यहाँ तक अपने पास इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद आएंगे तो एक लास्ट में इंपॉर्टेंट आता है अल्डिहाइड कीटोन में जो नेम रिएक्शंस हैं। और नेम रिएक्शन भी कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं है, 2 ही नेम रिएक्शन एनसीईआरटी में पढ़ी है अल्डिहाइड में या कीटोन में, कैनिंजारो और कौन सा बना है अपने पास अल्डोल, जिसका मैकेनिज्म पता होना चाहिए। बाकी अल्डोल कंडेंसेशन से बाद जितने भी इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा नेम रिएक्शंस आते हैं। रोजेनमंड से स्टार्ट होता है, एनसीईआरटी की बात करें तो रोजेनमंड से स्टार्ट होता है, चला जा रहा है, स्टीफन्स रिएक्शन आ रहा है, ये रिएक्शन आ रही है। भाई कोशिश करना, मेरे लिए हाइड्रोकार्बन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर मैं अपना पढ़ाई करता हूँ सबसे पहले हाइड्रोकार्बन अच्छे से करो, क्योंकि हाइड्रोकार्बन करोगे तो इधर कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। यहाँ पर बस ये 2 नई चीज़ आएंगी और इसका एप्लीकेशन इधर आ जाएगा, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करोगे ना हेलो अल्केन्स के तो अल्कोहल बन जाता है। सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो अल्कोहल बन जाता है। अल्कोहल का फिर से ऑक्सीडेशन करेंगे, क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड बन जाएगा। अल्कोहल से अल्डिहाइड, अल्डिहाइड से फिर एसिड बना लो, हो गया। एसिड की रिएक्शन आते आते तो बस नाम लिखना होता है। एज अ टीचर मुझे पता है कि हाँ एसिड तक आते आते तो बस नाम लिखना होता है कि यार इसका हाइड्रोलिस कर दो एसिड बन जाएगा, सॉल्वेंट इफेक्ट लगा दो ये बन जाएगा। तो ये कोशिश करो। हाँ अलग चैप्टर्स कौन से इसमें जो आपको अच्छे मार्क्स देंगे, एक अमीन्स और बायो मॉलिक्यूल्स। अगर आपको ऑर्गेनिक आती है, सबसे पहले ये सब रिवाइज करना शुरू कर दो। आप अगर लगता हो कि नहीं यार मुझे जल्दी से जल्दी स्कोर बढ़ाना है तो आपको ऑर्गेनिक आती है तो आप इन 3 चैप्टर्स को पहले रिवाइज कर लेना, क्योंकि इन 3 चैप्टर के क्वेश्चन सीधा सीधा होते हैं, इनका पीछे चैप्टर से बहुत कम रिलेशन होता है। जैसे अमीन्स है तो अमीन्स में सीधा सीधा पता है कि यार सैंडवियर्स रिएक्शन है वो थोड़ा बहुत मैच करेगा, बाकी सारी रिएक्शन अमीन्स की इसी चैप्टर में होंगी, उसमें नया कुछ मतलब जैसे अमाइड है इसकी रिएक्शन सारी इधर ही आएंगी। बायोमोलिक्यूल्स हैं थोड़ा बहुत सारा अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, बायोमोलिक्यूल्स तो हमारा ऐसे ही अच्छा होता है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री पढ़ी होती है वो अलग बात है, लेकिन उतना अच्छा भी नहीं होता, ठीक है। कहने को होता है कि हाँ बायोकेमिस्ट्री में पढ़ी है, बट बायोमोलिक्यूल्स ठीक ठाक चैप्टर होता है। और लास्ट में प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आज के टाइम पे ऐड हुआ है। ऐड क्या हुआ, पहले भी सिलेबस में था बट एनटीए पूछता नहीं था। आज के टाइम पे खुलेआम बोल चुका है कि भैया मैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से पूछूंगा। जैसे एजोडाई टेस्ट हो गए, निनहाइड्रीन टेस्ट हो गया, सर अपने पास जो भी कार्बोहाइड्रेट्स के टेस्ट है वो सारे के सारे टेस्ट। फॉर द सेफर साइड हम लोग 10 टेस्ट मान के चलते हैं, 10 टेस्ट अपने को याद रखने, जो हो, एजोडाई टेस्ट हो, चाहे अपने पास लुकास टेस्ट हो, चाहे अपने पास हेलोफॉर्म टेस्ट हो, ये टेस्ट याद रखने। पूरी केमिस्ट्री में अगर मेरे से कोई पूछे
तो आप ऑर्गेनिक को जो पढ़ो या फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ो, फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छी बात क्या है कि आप 2-2 चैप्टर करके पढ़ सकते हो। जैसे मैं क्या करूँगा, मुझे पता चलेगा ये 4 चैप्टर कर लूँगा, फिर इनऑर्गेनिक पढ़ सकता हूँ। इनऑर्गेनिक में एक दिक्कत है, इनऑर्गेनिक जब पढ़ोगे पूरा एक बार में ये तीनों करना, तब ज़्यादा मज़ा आता है, लगता है कि हाँ यार कुछ चीज़ें हुई, क्योंकि कुछ चीज़ें बार बार रिपीट भी होती हैं। जैसे अब लिगेंड थ्योरी है, वीबीटी, हाइब्रिडाइजेशन, इधर भी आनी इधर भी आनी है, आपको पता चल जाएगा हाँ यार 6 वाले में क्या लेना है, ऑक्टाहेड्रल में स्ट्रॉन्ग में क्या लेना है, कब होगा। जैसे मुझसे कोई पूछे स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड कब फर्क पड़ता है, अगर मुझे स्कैंडियम दे दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, उसका हमेशा D1 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो वीक फील्ड हो क्या ही फर्क पड़ रहा है मुझे, किसी का D10 है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, D1 से लेकर D3 तक स्ट्रॉन्ग फील्ड हो वीक फील्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आप ऑक्टाहेड्रल में बात करोगे तो D1 से लेकर D3 तक फर्क नहीं पड़ रहा, D8 से लेकर D10 तक फर्क नहीं पड़ रहा, जो बचा हुआ है वो सिर्फ D4 से लेकर D7 तक की कहानी, उसमें भी सही से क्लासीफाई कर दोगे तो वो भी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो ये सब चीज़ें तभी हो पाएंगे आप चैप्टर को थॉरोली समझोगे, ठीक है। तो कोशिश करना जितना हो सकता है ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो। ऑर्गेनिक में ये है हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम, ये अगर रिएक्शंस कर रहे हो तो पहले 3 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, कोई दिक्कत आएगी नहीं। अमीन्स, बायोमोलिक्यूल्स, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज के टाइम पे नया ऐड नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ क्वेश्चंस बढ़ने के चांसेस हैं, और एनटीए में भी आ रहे हैं, खूब आ रहे हैं, देखा होगा इस बार जेईई मेंस में भी क्वेश्चंस इसके मिल जाते हैं, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के खूब मिल जाते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री में अच्छा फिजिकल कितने लोग स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग मतलब अरे हाँ, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, अरे इनऑर्गेनिक में अच्छे खासे लोग हैं यार, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर सबके अपने अपने डिसाइडेड हैं, जैसे मुझे पता है कि मेरा ये वाला पोर्शन वीक है, अभी टाइम है, प्लीज़ जो वीकर पोर्शन है उस पर ज़्यादा टाइम दे देना, जो भी स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसको रिवाइज करना है, बहुत टाइम मत देना, ठीक है। जैसे मुझे पता है कि यार मुझे एटॉमिक स्ट्रक्चर आता है, तो जब भी पढ़ना हो एटॉमिक स्ट्रक्चर से शुरू मत करो, पहले किससे शुरू करो जो तुम्हारा डिफिकल्ट है, जैसे आयनिक है, ये है, जैसे जिसका जो डिफिकल्ट हो, जिसका जो स्ट्रॉन्ग हो वैसे स्टार्ट कर लेना, पक्का। केमिस्ट्री में ये काम करना है। दूसरा, अब मेरे पास लास्ट चीज, मैंने 2-3 चीज़ों के लिए बोला है, आप चाहे जैसे पढ़ रहे हो जैसे रिवीजन कर रहे हो, 2-3 चीज़ों ध्यान रखिएगा। एक, मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन मत लीजिएगा, मोबाइल से मोटिवेशन मत खोजिएगा, क्योंकि अब मोबाइल से मोटिवेशन देखने का टाइम चला चुका है। मोबाइल पे उतना ही यूज़ कीजिए जितना यूज़ होने के लिए दिया गया आपको, मोबाइल से मोटिवेशन मत देखो। और दूसरी चीज़, माइंडसेट। भाई मुझे ऐसा लगता है आधे लोगों की शक्ल से अगर डांट के पूछ दिया जाए तो डर के बोल देंगे सर अगले साल पढ़ लेंगे, अगले साल अच्छा हो जाएगा, मैं फरवरी में ये कर लिया होता या जनवरी में अच्छे से पढ़ लिया होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। ऐसा कुछ मत रखो, ये सोचो जो बचा हुआ टाइम है उसके अंदर कितना बेस्ट हो सकता है, ये माइंडसेट रख लो अपने पास कि यार मुझे ना बस बचे हुए टाइम को सबसे बेस्ट देना है। टाइम देख के नहीं पढ़ना, 12 घंटे पढ़ रहा हूँ या 20 घंटे पढ़ रहा हूँ फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं मतलब होता है ना कि भाई किसी को लग रहा हो कि नहाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, मत जाओ, कोई बात नहीं, मत नहाओ, घर में ही पढ़े रहो, दिन भर पढ़ाई करो, अपना टेस्ट देने आओ, कोई दिक्कत नहीं। जिसको प्रॉब्लम होगी दूर बैठेगा टेस्ट में, क्या फ़र्क पड़ रहा है, मेरा सिलेक्शन मेरे लिए इंपॉर्टेंट। हाँ मतलब जिसको जैसा लग रहा है, अगर लग रहा है कि खाना खाने के लिए मुझे मेस जाना पड़ रहा है या कहीं जाना पड़ रहा है वहाँ आधा घंटा लग रहा है, प्लीज़ वो सब मत करो, ठीक है। अपना माइंडसेट सही करो, टाइम यूटिलाइजेशन करो और कोशिश करो कि टेस्ट जितना हो सकता है उतना दो। रिवीजन सबसे बेस्ट तरीका है, टेस्ट देते हो तो रिवीजन खुद ही बढ़ जाती है, क्योंकि खुद बुरा लगता है, टेस्ट अच्छा नहीं जाता ना तो खुद को बुरा लगता है। और उससे जो रिवीजन करने की जो चीज़ें मैच होती है ना, आदमी जब टेस्ट में बैठा होता है, मुझे लगता है जो एवरेज बच्चा है, तो एकदम अब निर्लज हो अलग बात है, लेकिन जो एवरेज बच्चा है टेस्ट में बैठे बैठे ही अंदर से रो रहा होता है। मुझे ऐसा कभी कभी, मैं अपनी बात बताता हूँ, जैसे मैं कहीं PCMB का टेस्ट PCM का टेस्ट देता था ना, तो मैथ्स आते आते मैं अंदर से सोचता था कि यार बस अगले टेस्ट में ना मैं ऐसे करूंगा यार, ठीक है, मतलब मैंने गलती करी, मैंने दोनों लिया, कोई बात नहीं, बैलेंस करूंगा। अंदर से आदमी को आता है कि यार मैं सही करूंगा। टेस्ट इसलिए देना भी जरूरी है। टेस्ट जब देते हो ना तो आपके अंदर एक दिमाग में आता है कि नहीं यार बाकी लोग कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। इसको गलत मत लो, मैंने बोला ना, अब आपके लाइफ में क्वेश्चंस डराएंगे नहीं, या तो सिखा के जाएंगे या फिर आपका नॉलेज चेक कर लेंगे। नॉलेज चेक कर लिया, अच्छी बात है, आपको पता चल गया यार आपको ये आता है, नहीं आता तो ये भी पता चल गया, नहीं आता लग जाओ उसके ऊपर, अच्छे से करो, ठीक है ना। प्लीज़ सब लोग ट्राई करना, 5 मई को अपना दिन बनाना है, ठीक है। जो यहाँ टेस्ट दे रहे हो यहाँ दो, जो घर पे जा रहे हो प्लीज़ घर पे भी जाना, तो 1 मई के बाद जाना, क्योंकि उस टाइम पर रिस्क तभी ले सकते हो। अभी जितना हो सकता है यहीं पर बैठे रहो, जहाँ पढ़ाई कर रहे हो, जहाँ साल भर तुमने टाइम दिया है, जिस रूम में तुमने साल भर टाइम दिया है उसी जगह बैठे रहो, उसी इन्वायरमेंट में बैठे रहो, अगर पॉजिटिव है तो, ठीक है, वहीं पे बैठ के पढ़ाई करो। 1 मई के बाद यू आर फ्री, कि आपको अगर जो लोग दूर से आए हैं या जिनके घर दूर है, कोशिश कीजिएगा 1 मई से जाएं, क्योंकि 5 मई को एग्ज़ाम है। 1 मई के बाद ऐसे भी पढ़ाई का, या बोल सकते हैं कि ठीक है जितना मैक्सिमम रिवाइज होगा, उसके बाद कोई पैनिक मोमेंट पे लेके नहीं जाना है। लास्ट वीक इज़ लाइक कि ठीक है यार अब
आपने मेहनत करी है, अगर अभी मेहनत करी है तो उस टाइम तो ठीक है, अभी मेहनत नहीं करी तो उस टाइम तो फिर तड़पते रहिए, तब तो फिर तड़पते रहिए। आप ये वीडियो सर्च मारिए कि नीट ने एग्ज़ाम कैंसिल हुआ या नहीं हुआ, कुछ होता है ना, मैसेज आता रहता है कि ये मैसेज फॉरवर्ड 11 लोगों को कीजिए, नीट पोस्टपोन हो जाए, आदमी करते रहिए, वो आपको बेवकूफ़ बनाने के तरीके। अगर आपने अभी 2 महीने दे दिए तो आपको ये सब की जरूरत पड़ेगी नहीं। 1 मई के बाद आप रिलैक्स चिल मूड में जो करना है करिए, ऑर्गेनिक मन करे, फिजिकल मन करे, जो मन करे आप रिवाइज कीजिए, मन करे नहीं पढ़ने का मत पढ़िए, लेकिन 1 मई तक जितना प्रेशर ले सकते हैं ले लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि सिलेक्शन आपका बस आप ही का होना है। मेरे से कोई पूछे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, डिस्ट्रैक्शन है, वो तुम हो। अगर तुमने खुद को कंट्रोल कर लिया ना, मैं लिख के देता हूँ 10 दिन के अंदर चेंजेस खुद दिख जाते हैं, 10 दिन के अंदर चेंजेस दिख जाते हो। किसी ने अभी पढ़ाई बीच में कहीं डाउन की हो, 10 दिन आप सही से पढ़ लेते हो ना, आदमी कॉन्फिडेंस में आता है, टीचर के सामने ना थोड़ा सा आदमी आ जाता है कि सर ऐसे कैसे, ठीक है, ऐसे कैसे डांट सकते हो। वही अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो सर झुका के आदमी, नहीं होता ना कि टीचर मजाक भी उड़ा रहा है तो मजाक फील हो रहा है। जब देखा होगा टॉपर्स को हम लोग टांग खींच देते, किसी का भी कोई भी, क्यों? क्योंकि उसको पता है उसको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, उसको पता है कि हाँ सर 2 क्वेश्चन के लिए डांट रहे, 4 क्वेश्चन। लेकिन बुरा किसको लगता है? जो मेहनत भी कम कर रहा है, कामचोरी ज़्यादा कर रहा है, उसको लगता है अरे यार सर ने मुझे बोल दिया। भाई ये तुम्हें जो भी बोला जा रहा है या डाटा जा रहा है या जो भी ये सेशंस हो रहे हैं, इसीलिए हो रहे हैं कि यार 1 मार्च से सब लोग थोड़ा सा मतलब अपने लेवल को थोड़ा और अपग्रेड करो, एक माइंडसेट बनाओ। और बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि माइंडसेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे। मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन हटाओ, मोबाइल का उतना ही यूज़ करो जितना यूज़ करना है, और बाकी टेस्ट खूब दो जितने हो सकते हैं। दोस्त अच्छे रखो, अगर दोस्त अच्छे नहीं है प्लीज़ 2 महीने के लिए सॉरी बोल के साइड हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 2 महीने बाद 5 मई के बाद ना ढेर सारी बातें कर लेना, ढेर सारी सॉरी बोल देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ अभी 2 महीने बस गिन के अपना अच्छे दोस्त हैं, मतलब जो पढ़ाई में हेल्प कर रहे, जिनसे आपको फ़ायदा हो रहा है। जैसे मुझे मेरा डॉपलर इफेक्ट मेरे फ्रेंड ने मुझे समझाया तो ज़्यादा अच्छे समझ में मुझे आया कि हाँ यार ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, और समझाने का बड़ा अच्छा तरीका था उसका, ठीक है। वो चिल्लाते हुए गया ऐसे, ठीक है, मैंने कहा और ज़ोर से चिल्ला सकता है, मतलब क्योंकि आपके दोस्त हैं वो आपके लैंग्वेज में आपको समझा सकते हैं, तो एक तरीका होता है। आपके दोस्त अगर अच्छे हैं, आपके पढ़ने में हेल्प कर रहे हैं तो उनका मोस्ट वेलकम करो, और नहीं हेल्प कर रहे तो कोई नहीं, आपको अपनी प्रायोरिटीज़ पता है, आप अपने नाम को चेंज करना चाहते हो, अपने नाम को बदलना चाहते हो, तो इसके लिए मेहनत करो जितना हो सकता है। और 5 मई को निकले ना, जब एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकले, तो एग्ज़ाम हॉल से बाहर ना ऐसे जैसे अभी इस साल निकले थे वैसे ना निकले। 2023 वाला एग्ज़ाम हॉल से बाहर होता है ना कि पेपर पर हिलाते हुए, घर वालों को ऑर्डर देते हुए कि भैया आज पिज़्ज़ा खाने हैं, आज ये करना है, या मतलब यूनिटी मॉल घूमना है, ये घूमना है, ठीक है, आज उसको कॉल करना है, ठीक है, 10th क्लास में उसको छोड़ा था उससे बात करनी है, फ़ोन करना है, स्टेटस लगाना है, इंतकाम देखेगी या देखेगा, तो वो सारी चीज़ें करो। 5 मई के बाद कुछ भी करो, उसके लिए सपोर्ट है, लेकिन 5 मई से पहले कुछ भी नहीं, चाहे जितना प्यारा हो। मैं उसके बाद बोलता हूँ ना कि एग्ज़ाम बीत गया, जैसे जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया, चांद सितारे जो तोड़ने तोड़ो, तुम्हें ही पता है, वो औकात की तो है नहीं, लेकिन गाना बनाने वाले को बनाने दो, ठीक है। अच्छी बात क्या है कि आप कॉलेज पहुंच जाओगे ना तो कुछ भी करो। यहाँ पर जैसे मेरा बहुत सारा टाइम, मैंने इंजीनियरिंग करी है बट मेरा दोस्त यहाँ एमएमसी और वीएमएमसी में थे, तो मैंने बहुत सारा टाइम एमएमसी में दिया हुआ है, ठीक है। और वीएमएमसी में कॉलेज लाइफ ही अलग है, ठीक है। मतलब ऐसा था कि मैंने गलती से, होता ना कि इंजीनियरिंग कर ली कि हाँ भाई मुझे वो नहीं करना, बायो में ड्राइंग नहीं करनी। मेरे टाइम में सब्जेक्टिव पेपर आते थे, दिक्कत ये थी कि प्री और मेंस होता था, तो प्री में ऑब्जेक्टिव होते थे, मेंस में आता था सब्जेक्टिव। वो मुझे ड्राइंग से बहुत दिक्कत थी, मैं ऑब्जेक्टिव कर लूँगा, मुझे ऑब्जेक्टिव बोलोगे मैं आज भी अटेम्प्ट कर दूंगा बायो का, ठीक ठाक कर सकता हूँ, क्योंकि बस मुझे 1 ही 2 चीज़ें बनानी आती थी बायो की। एक अमीबा बना सकता हूँ मैं, सेल थोड़ा बहुत बना सकता हूँ, लेकिन हाँ मुझे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कर सकता हूँ। तो मुझे ये था कि नहीं यार मुझे नहीं करना। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे मेरा भाई डॉक्टर है, दोस्त लोग जो बता रहा हो, ये सब लोग ऐसे ही लोग होते, हम सब लोग ऐसे ही थे, इन्हीं गलियों में भटक रहे थे। मुझे याद है मैं टेस्ट सीरीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे कोचिंग वहाँ जाके मतलब गिड़ के बोल रहे हैं कि भाई साहब मतलब टेस्ट सीरीज़ का इतना प्राइस, भाई ले ले यार, इतने में दे दे, हम तुझे रिजल्ट दे देंगे। हम उससे ऐसे बात कर रहे हैं कि भाई दे दे यार, 2-3 टेस्ट दे दे, ऐसे कर ले, फ्री में दे दे, कुछ ऐसा कर दो। यहाँ टेस्ट के लिए भटक रहे। तो ये सब ना सब फेज़ हैं। यहाँ पर विकासपुरी में ये मतलब रोड के इस साइड मुझे याद है मैंने रूम था लिया हुआ था एक पार्क के सामने, तो वहाँ पे हम 3 दोस्त रहते थे, और तीनों के तीनों मतलब नहाने के एक्सपर्ट थे हम लोग। मतलब उससे स्मेल आ रही है तो मैं डीओ मार रहा हूँ, उससे आ रही है वो डीओ मार रहा है, क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि भाई नहीं यार फालतू का टाइम नहीं वेस्ट करना। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ चीज़ों में टाइम लगता है कि नहीं, जैसे दोस्त है, जाना है कहीं, तो वो सब चीज़ें मत करो, अभी इस टाइम पे मत करो, ठीक है ना। ट्राई करो जितना हो सकता है। इवन जो एग्ज़ाम देने आ रहे हो उसमें आधे घंटे का बफर जोन रखो, आधे घंटे पहले या आधे घंटे का टाइम आने में और आधे घंटे का टाइम जाने में, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि उससे ज़्यादा लगाओगे फिर बर्बाद हो जाओगे। हाँ अगर जा भी रहे हो बहुत लंबा, मान लो किसी का घर ही दूर है, तो भाई कुछ नहीं, कान में मतलब पॉडकास्ट लगा लो या फिर नोट्स रख लो। जैसे मैं तो पर्ची रखता था अपने टाइम पे, पर्ची ले लिया,
मुझे मतलब अपना पढ़ने का तरीका है। मुझे कभी कभी जैसे अभी धूप के टाइम में ना सर्दियों में मुझे याद है विकासपुरी में एक पार्क में जाके मैं बैठ जाता था। तो मेरा ये था कि मैं ना आज ऑर्गेनिक ख़त्म करके इधर आऊँगा, घर में आऊँगा, ठीक है। अब पता चला दिमाग है सोचना कुछ और चालू कर दिया, तो बैठा हुआ हूँ 10 बजे से लेकर 4 बज गए, धूप तो छोड़ो आदमी जल चुका है पूरा का पूरा। तो ये तरीके होते हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं। मेरा था कि मैं लंच छोड़ सकता हूँ कि मतलब मैं आज पढ़ाई नहीं करूँगा तो लंच नहीं करूँगा, ठीक है जाने दो कोई बात नहीं, मेस वाले को पैसे जान दो, मुझे अपनी तबीयत खराब करने दो, क्योंकि मुझे याद रहेगा कि मैंने आज लंच क्यों स्किप किया, क्योंकि मैंने अपना काम टाइम पे नहीं किया है। तो ये सब बेसिक चीज़ें जो आपको सूट करता है, जैसे सूट करता है करो, बस एक चीज़ याद रखो, सिलेक्शन लेना है, और वही सिलेक्शन ही आपका सब कुछ डिसाइड करेगा, ठीक है ना। पक्का भाई कुछ हो, किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ लो यार। कि मतलब लाइक शेड्यूल बनता है, हम लोग स्टडी स्टार्ट करते हैं, 3-4 डेज तक इट विल गो लाइक जैसा हमने सोचा होता है, बट अ डे विल कम व्हेन वी फील लो। और ये सर मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, इट हैपन्स। मतलब 5-6 डेज तक बहुत अच्छा शेड्यूल चलता रहता है, बट एक दिन ऐसा आता है लगता है इट्स ओके, अब रेस्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे। तो हाउ टू जस्ट इस टाइम को कैसे यूटिलाइज कर लें? इसके लिए जैसे मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है ना, ये बहुत ही जेन्युइन है, और चीज़ें जैसे मैं अपना बताया तो मैंने इसमें केस में क्या किया था, इसको ब्रेक करने का एक सिंपल कोड निकाल दिया था। जैसे मैंने 1 मार्च को ना, 1 मार्च से मान लो मेरा एग्ज़ाम है, तो मैं क्या करूँगा 1 मार्च से लेके 1 मई तक का एक माइंडसेट बना के कि यार मुझे ये चैप्टर्स इस दिन रिवाइज करने हैं, ठीक है। तो मान लो 1 मार्च को अच्छी पढ़ाई हुई क्योंकि पहला दिन है, तो ऑब्वियस अच्छी पढ़ाई होगी। 2 मार्च को थोड़ी ठीक ठाक होगी, 3 मार्च तक आ जाते हैं स्यूडो कॉन्फिडेंस आ जाता है, लगता है कि अब ज्ञान दे सकते हैं किसी को ना, ऐसा होता है। तो 3-4 मार्च के बाद ना कहीं डाउन होगा। तो उस टाइम पे पता है मैंने क्या कर रखा था कि मैंने क्या किया था, डेली ना अभी डिसाइड कर लिया था मैंने, एक मतलब थोड़ा ऑर्थोडॉक्स चलता हूँ मैं, अभी भी अपना काम पेज पे लिख के रखता हूँ ताकि मैं उस पर टिक मार पाऊँ, मेरा अपना एक वो है। तो मैंने क्या कर रखा है, पूरे महीने का शेड्यूल बना दिया था कि यार मुझे 1 तारीख को ये करना है, 2 तारीख को फिजिक्स में ये करना है, 3 तारीख को ये करना है, 4 को ये करना है। अगर 4 को मेरा बैड डे आ गया, 4 को मैं नहीं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैंने 5 को 4 की वाली पढ़ाई नहीं करता था। मतलब मैंने एक चीज़ डिकोड करी थी कि यार ये गलती मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ऐसे करके ना वो चीज़ें पीछे पीछे चलती चली जाती थी। इट्स बेटर कि कोई बात नहीं, 4 को मैंने नहीं पढ़ाई करी, मेरा छूट गया, कोई दिक्कत नहीं। 4 वाली पढ़ाई को मैंने सर्कल करता था और उसका डेट लिखता था कि मैं संडे को टेस्ट आने के बाद, या जो मैं थोड़ा बहुत जो संडे को जैसे कुछ होता है ना इंटरटेनमेंट के लिए कुछ रख रखा है कि यार दोस्तों के साथ उसमें मेस में बैठूंगा, 2-4 गालियाँ मेस वालों को दूंगा, ऐसा कुछ करूंगा, वो सब टाइम कुछ कम कर लेता था। तो आप ना 4 वाला टाइम यूटिलाइज कर लोगे। 4 मान लो ऑब्वियस है ना, कोई दिन अच्छा नहीं होगा तो नहीं होगा, तो नहीं होगा, उस दिन नहीं पढ़ने का मन कर रहा तो नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि वो दिन बहुत फ्रिक्वेंसी के साथ आए, अभी शुरुआत में आएगा वो चलेगा, क्योंकि शुरुआत में टाइम होता है। अभी वो दिन 3-4 दिन 5 दिन पे एक बार आता है, उस दिन पहले से ही सेट कर लो। क्या रीजन ना, अगर मान लो आज 6 तारीख को मेरा बैड डे चल रहा है, मेरा उस दिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा, 6 को मान लो आपने एक शेड्यूल बनाया था कि यार मुझे ना मान लो रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ना था, फिजिक्स में कुछ वेव्स पढ़ना था, केमिस्ट्री में मुझे इक्विलिब्रियम पढ़ना था, तो उसको लेके पैनिक मोमेंट में मत जाओ। ठीक है, 6 को अच्छा नहीं गया कोई दिक्कत नहीं, 6 को सर्कल करो, उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, 6 को करना है, 7 को करना है, 8 को करना है। जैसे मुझे पता चलता है अपना टाइम टेबल देख के कि यार मैं चाहूँगा, जैसे मुझसे कोई बोल दे, हम लोग टीचर्स को देखोगे सबसे ज़्यादा बेस्ट एग्जाम्पल है, सेम चैप्टर बैच में 12-14 घंटे ही पढ़ा सकते हैं जब शुरुआत का टाइम होता है, सेम चैप्टर को लाके 6 घंटे में भी कर सकते हैं, और अभी सेम चैप्टर को 1.5 घंटे में भी कर सकते हैं। ये कैसे आएगा? और तुम्हारे रिवीजन 10 मिनट में भी कर सकते हो। जैसे अगर एज ए उसमें बोला जाए, जो बच्चे अभी इस टाइम पे अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर 10 मिनट में कोई रिवाइज कर सकता है, तो आप अपने हिसाब से सोच लो। और जिस दिन बुरा है ना, उस दिन बस कुछ नहीं, उस पर बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि आधा टाइम तो इसी पे निकल जाता है। बेटर है डे वाइज शेड्यूल बना लो, संडे विल बी ब्लैंक, संडे को ब्लैंक रखो टेस्ट के लिए, और शाम का टाइम जो इधर का छूटा हो ना उसको उठा के डाल दो, सबसे बेस्ट होगा। फिर उसमें तुम्हारा ये नहीं आएगा कि अरे सर मेरा तो शेड्यूल ही पीछे हो गया, फॉलो नहीं हुआ, वो सबसे बेस्ट तरीका है। और कोई? हाँ बोल भाई। रिवीजन करने लगता हूँ तो सर मतलब जो PYQ वगैरह लगाता हूँ, रिवाइज करने के लिए मतलब कैसे रिवाइज करूँ? PYQ नोट्स को रिवाइज करूँ, सर टाइम सेम ही लगता है, 2-3 बार रिवाइज करता हूँ तो। नहीं तो देखो, रिवीजन जैसे वही है कि अभी इस टाइम पे अभी जितने लोग इस प्रॉब्लम से लड़ रहे होंगे ना, खासकर एक तो शुरुआत में बोल दिया जाता है कि आप अपने क्वेश्चंस मार्क कर लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। अगर आपने नहीं किया है अभी भी इस टाइम पे, तो PYQs करो, ठीक है। PYQs करने के बाद जो भी DPP या जो भी यहाँ पे विद्यापीठ के मॉड्यूल्स किए होंगे या कुछ तो किया होगा, क्वेश्चन कहीं से तो प्रैक्टिस। हाँ DP किया था, PYQs किए थे, और कोई बात नहीं। अभी एक काम करो, बस एक चीज़ और ऐड कर लेना, अगर ऐड करना है तो JEE मेंस का पेपर ऐड कर लो,
और हाँ, क्योंकि अभी लास्ट के 2-3 अभी जो हुए ना अभी जनवरी एंड में और फरवरी के स्टार्ट में, वो सब ऐड कर लो। 8 पेपर वो हो गए, उनको अटेम्प्ट कर लो। अगर ज़्यादा लगता है, अभी भी टाइम लगता है, तो उस टॉपिक के पीछे वाले जाके अटेम्प्ट कर लो। एक ना अभी अब इस टाइम पे वही है कि अब थोड़ा रिस्की हो जाएगा। अदरवाइज पीडब्ल्यू ने 5 ईयर्स का वो निकाला था जेई मेंस का ना क्वेश्चन बैंक, 5 ईयर्स का पूरा चैप्टर वाइज। तो अगर बाई द वे पैसे की कोई दिक्कत ना हो तो उसको लेके भी शुरुआत के 20-25 या जिस टॉपिक पे तुम्हें लगता है कि वीकर है तो उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ना, तो फालतू की चीज़ें नहीं आएंगी। मैं ये नहीं बोल सकता इस टाइम पे जाके ये किताब कर लो वो किताब को, क्योंकि वो फिर कहीं ना कहीं डेविएट कर देगा, बुक ना डेविएट कर देगा। इस टाइम पे आप PYQs करिए, जो आपने DP किया वो कीजिए, मॉड्यूल किया मॉड्यूल कीजिए, किसी और का मॉड्यूल किया वो कीजिए, जो आपने कर रखा है उससे रिवाइज कीजिए। उसके बाद भी लगता है कि नहीं कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा, तो फिर आप जेई मेंस के PYQs उठा के कर लो। वो लास्ट के मुझे लगता है जेई मेंस के हर एक साल 16 पेपर होते हैं, ठीक है। तो हाँ, नीट DP भी जो नीट का जो PYQs है वो उसके सारे कॉन्सेप्ट्स अगर आते हैं तो फिर जेई वाला चले जाओ। और जेई में जो न्यूमेरिकल वाले आते हैं ना, जो न्यूमेरिकल, हमारे में न्यूमेरिकल नहीं आता कि इंटीजर में फिल करो, तो उसको ना ऑप्शन खुद ही बना लेना अपने लिए। वो तो तुम्हें अच्छे से पता ही है ना, ऑप्शन मान लेना किसका आंसर 1 2 3 में से कोई टिक करना है। और सर एक ये भी प्रॉब्लम आती है, जैसे घर में अकेले पढ़ते पढ़ते बहुत सब मतलब माइंड मतलब भर जाता है, तो बस समझ नहीं आने लगता है प्रॉब्लम्स, मतलब चैप्टर। वो घर पे भी क्या, कहीं पढ़ोगे तो आएगा, वो तो क्लास में ही आ जाता है, क्लास में नहीं आ जाता। क्लास में आ जाता है, मतलब वो उसको कैसे हाँ? ओवरकम करें। क्लास में एक दोस्त, मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं NLM पढ़ रहा था, मैं अपना क्लास का बताया था, NLM पढ़ रहा था, बहुत शानदार, मेरा टॉपिक बहुत अच्छे से ग्रास्प हो रहा था, बहुत अच्छे से सर बता रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ये लेना वो लेना। मेरे एक दोस्त ने बस एक लाइन बोल दी, बस ये बोल दिया, मैं बता रहा हूँ, अभी सोचो कोटा में बैठे हुए थे, ऐसे ही बस बोल दिया कि भाई छठ वाली जो छुट्टी और ट्रेन का टिकट का क्या करना है। और इमेजिन नहीं कर सकते हो, मैं अपनी बात ऐसे ही कहीं बैठा था तो उसने बस बोल दिया, और मैं ऐसे लिख रहा था, जो अभी जो दिमाग होता है ना फोकस, अब वो दिमाग का फोकस कहीं और चल रहा है कि अरे यार जाएंगे कैसे। अच्छा, एक लाइन बोली, मैं आज तक इसलिए उसको आज भी गाली देता हूँ कि तूने क्या किया था क्या, मतलब वो बात तो हम बाहर भी आके डिस्कस कर सकते हैं। ये नॉर्मल डेविएशन है, बस इसका ना एक टाइम लगा लो। जैसे वही बात है कि यार कुछ चीज़ें आपकी अपनी थोड़ी हैबिट्स होती हैं, जैसे मैंने कुछ हैबिट्स बना, मैं स्टॉप वॉच लगा के पढ़ता हूँ। अभी भी मुझे कुछ करना होता है तो मैं स्टॉप वॉच लगा के कि हाँ मैंने, अगर मान लो मुझे कुछ शॉर्ट नोट्स बनाने हैं या मुझे कुछ बुक के ऊपर कुछ सोचना है तो मैं स्टॉप वॉच लगा लेता हूँ कि 1 घंटा ही दूंगा इस पर। क्योंकि जब टाइम लिमिट लगा देते हो ना, जैसे मैं किससे मिलने का टाइम मैंने कोटा में अपना फिक्स कर रखा था कि अगर दोस्त के साथ मिलूंगा ना, अगर किसी के रूम पे जाऊंगा, 30 मिनट्स इज द मेरा टाइम लिमिट, टाइमर लगा दो, 30 मिनट्स के बाद टाइमर बजेगा, फिर भाई सॉरी यार चलते हैं। क्योंकि अगर आप बैठ गए डिस्कशन करने में ना, या मेंटल थॉट्स पे बैठ गए, जैसे मैं सोचने का बोला तुमने, तो मैं क्या करता, रूम में बैठा हूँ, मान लो थॉट्स आ गए, कुछ भी थॉट्स आ रहे हैं, सिलेक्शन के आ रहे हैं, नहीं सिलेक्शन के आ रहे हैं, तो बेटर है कि आप जो स्टॉप वॉच चल रहा है पढ़ते टाइम उसको दबा दो और 2-4 मिनट दे दो उसके ऊपर, सोच लो क्या होगा, और पॉजिटिवली सोचो। मैंने क्या बोला, माइंडसेट सिंसी, मतलब माइंडसेट पे डिपेंड करता है। अगर आपका माइंडसेट सिलेक्शन के लिए है ना, तो उस थॉट को आप सप्रेस कर लोगे। मुश्किल है, लेकिन वो टाइम है, अभी 2 महीने है ना, अब मुश्किल है। अब जैसे कुछ लोग एग्जाम हॉल में आते, जैसे मेरे, मतलब मैं मैथ्स के एग्जाम में मुझे आते थे, गाने वाने याद आ रहे हैं, क्योंकि नहीं आ रहा है, ठीक है। जब क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आदमी गाना याद आएगा कि हाँ भाई ये क्या हो रहा है। एग्जाम हॉल में सही बताऊं, जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको गाने वाने कुछ याद नहीं आते, उनको ये भी नहीं पता चलता इन्विजिलेटर कौन है क्या है, कुछ नहीं, वो सीधा अपना काम कर रहे होते हैं। उनका 2.5 घंटे 3 घंटे कब बीतते हैं वो उन्हीं को पता चलते हैं। तो ये अगर थॉट्स आ रहे हैं, थोड़ा सा टाइम दो, लेकिन कोशिश करो उसको कम से कम करने का, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, ठीक है, अभी टाइम नहीं है, ठीक है, कोशिश करना भाई, ठीक है। सर सबसे पहले तो सर आपको, मतलब आपको प्रणाम करता हूँ सर, और आपको धन्यवाद भी करता हूँ सर, क्योंकि आपके वजह से केमिस्ट्री मतलब बहुत अच्छी हुई है और बहुत कॉन्फिडेंस आया और मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं। नहीं थैंक यू, लेकिन भाई सिलेक्शन लो यार, वो सबसे बड़ा थैंक यू होगा। एज ए टीचर, ठीक है, तुमने मेरे सामने बोला, मैं उन लोगों में से एक हूँ, मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे लगता है पढ़ाई करी ना, मेरे से पढ़ा, किसी से ही पढ़ा, सिलेक्शन ले लो ना, उस टीचर के लिए सबसे बड़ा खुशी वही सबसे बड़ा है। तो मुझे इस बात से ज़्यादा खुशी होगी कि तुम मुझे 5 मई के बाद इसी जगह पे या कहीं भी बोलो कि हाँ सर मैं करके आया, मैं यहाँ आ जाऊँगा। 5 मई को तुम सिलेक्शन लेके आओ, रिजल्ट लेके आओ, 6 मई को मैं यहाँ आ जाऊँगा। लेकिन हाँ, सिलेक्शन लो, सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, अच्छी बात है, थैंक यू वो, लेकिन सर वो सारी चीज़ें तभी अच्छी, मैं तभी एक्सेप्ट करूँगा वो धन्यवाद जब आप सिलेक्शन लोगे, ठीक है ना। सर छोटा सा डाउट सर ये आ रहा था कि सर फिजिक्स का सिलेबस बचा हुआ है, तो सर मार्क्स भी 500 के अप्रोक्स ही जा रहा है, उससे ज़्यादा नहीं जा पा रहा। कितना सिलेबस बचा हुआ है? सर फिजिक्स का 12th का मतलब 2-3 आगे के चैप्टर्स हुए हैं, बाकी पूरा बचा हुआ है। क्यों बचा है? सर केमिस्ट्री बायो के लिए।
मतलब उनमें मैंने टाइम दिया था पहले, फिजिक्स पे मैं उतना टाइम दिया नहीं था इनिशियली। अभी केमिस्ट्री बायो हो गई है, केमिस्ट्री बायो हो गई है, कंप्लीट है, कंप्लीट है। तो ठीक है ना, एक काम कर लो, अपना फिक्स कर लो और एक बार में 4 घंटे फिजिक्स मत पढ़ो क्योंकि वो भी फिर डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। बेटर है कि जैसे सुबह का, जैसे जो भी तुम्हारा टाइम हो, सुबह रात जब भी पढ़ते हो, जब सबसे बेस्ट टाइम होता है उस टाइम फिजिक्स चालू कर लो और फिजिक्स का थोड़ा ड्यूरेशन ज़्यादा कर दो, 2 घंटा, मतलब 2 घंटा मोर देन होता है, मुझे तो 2 घंटे भी ज़्यादा लगते हैं। 1.5 घंटा किसी सब्जेक्ट में बोरियत आने के लिए काफ़ी होता है, उसके बाद ब्रेक चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। ब्रेक मतलब ये नहीं कि चाय पीने चले गए बाहर, वो नहीं। ब्रेक मतलब कि आप थोड़ा साइड में कुछ और पढ़ लिया या कुछ सोच लिया, जैसे वो बोल रहा था 10 मिनट सोचने का, वैसे सोच लिया, वो ज़्यादा है। फिजिक्स में अगर बाकी जिस तरह के ऐसे लोग, जिन लोगों का भी है, जिनका भी फिजिक्स रहता है, आप केमिस्ट्री बायो अगर अच्छी हो गई है अपनी, तो फिजिक्स का टाइम थोड़ा बढ़ा दो। जैसे मुझे पता है कि यार फिजिक्स में, और फिजिक्स में भी ऐसा नहीं है, जैसे फिजिक्स में ना इजी टॉपिक्स, अब तुम्हें पता है कौन कौन से हैं। जैसे मुझे लगता है मॉडर्न फिजिक्स बहुत इजी है, जल्दी कर लूँगा। मुझे लगता है कि हाँ, अपने पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अगर आपने थोड़ा बहुत अच्छे से किया हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो उसके बाद थोड़ा हाथ पैर और मारना है, ठीक है, तो वैसे कर लो, बट टाइम दो। अगर तुम्हें पता है तुम्हारी वीकनेस क्या है तो उसके ऊपर टाइम दो, ठीक है। फिजिक्स के ऊपर टाइम दो, केमिस्ट्री बॉटनी को या जूलॉजी को छोड़ना नहीं है, उसको करना ही करना है, साइड बाय साइड पैरेलली करना है, ठीक है ना, करना ही करना है भाई, छोड़ना मत, ठीक है ना। और कोशिश करो 1 अप्रैल से पहले, सर धन्यवाद। ठीक है ना, 12th वाला पोर्शन फिनिश करना है 1 अप्रैल से पहले, ठीक है। और कोई बोलो। सर तो अभी जैसे हमारा हर 14th डे पे टेस्ट होता है और अभी आज से ही एक नया टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट हुआ है हर मंडे का। तो सर होता ये है कि जैसे मैं फास्ट ट्रैक में हूँ और सिलेबस सच में फास्ट ट्रैक से ही चल रहा है क्योंकि पेपर 2 महीने में है। तो सर अभी हो ये रहा है कि पिछले नवंबर से भी पहले से बस लाइफ यही है कि सुबह उठो, पढ़ो, मेट्रो में आओ, फिर वही, कुछ भी इसके अलावा काम नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। उसके बाद सर अभी जैसे पेपर में क्या होता है कि सिलेबस का टाइम हम कोचिंग में देते हैं, उसको रिवाइज करो और सिलेबस में होल आता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो सर मेरे साथ ये होता है कि मैं पढ़ रही हूँ, बहुत मेहनत भी लग रही है, लेकिन सर जैसे आज टेस्ट है तो मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ, तो 5 बजे से 11 बजे तक लगातार पढ़ रही हूँ। एग्ज़ाम के टाइम तक मैं थक जाती हूँ और मेरा दिमाग काम नहीं करता, मैं ब्लैंक आउट हो जाती हूँ और मुझे गुस्सा आता है फिर। तो मैं बायो तो खुशी खुशी कर लेती हूँ शुरू के 40 मिनट में, केमिस्ट्री भी आधी हो जाती है, फिज़िक्स तक मेरे में कुछ जान ही नहीं बचती। तो मैंने सोचा कि चलो 2-3 टेस्ट में तो ख़राब हो गया, अब मैं क्या करूँगी, मैं उस दिन कम पढ़ूँगी जिस दिन पेपर होगा। बट सर मैं चाहकर भी खुद को नहीं रोक पाती क्योंकि सिलेबस ट्यूशन में कुछ और चल रहा होता है, आ कुछ और रहा है, कंप्लीट नहीं होता, तो मैं वो भी कर रही हूँ। और इन सब के चक्कर में सबको लगता है कि मैं पढ़ रही हूँ और मैं सच में पढ़ रही हूँ और नंबर नहीं आ पाते, तो सेल्फ डाउट और बिल्कुल पीक पे होता है सर। नहीं तो अगर 2 टेस्ट सीरीज फॉलो कर रही हो ना, जैसे 2 टेस्ट चल रहे हैं, सर एक ही कोर्स के 2 टेस्ट सीरीज हाँ, हैं। तो सिलेबस सेम नहीं है। नहीं, सिलेबस में जैसे अभी हमारा सब कुछ बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो उस तेज़ी के साथ अपने आप को पेसअप में करने के लिए घर पे टाइम देना पड़ता है। तो और जबकि सिलेबस में आएगा लाइक स्टार्टिंग से एंड तक और हर चैप्टर से नीट के लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो वो रिवीजन रह जाता है। तो मतलब सर, मतलब बेसिक डाउट यही है कि जिस दिन पेपर होता है उस दिन ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ जाता है क्योंकि वही हमारे पास हाथ में टाइम होता है। और सर इस चक्कर में जो रियल टाइम होता है 2 से 5:20 का, उसमें एक थ्रेशोल्ड आ जाता है, उसके बाद दिमाग काम नहीं करता और लिटरली ऐसे ब्लैंक आउट हो जाता है। और क्योंकि हम काम कर रहे हैं और नंबर नहीं आ पाता तो ऐसा लगता है कि मैं सबको पागल बना रही हूँ। नहीं तो तुमसे जो गलतियां हो रही है ना, जैसे मैं तुम्हारी, मतलब बुरा मत मानना, बस तुम्हारी गलतियां बता रहा हूँ। यस सर, पहली बार टेस्ट के लिए जरूरी है उसी दिन पढ़ना, यस सर। टेस्ट के लिए उसी दिन जरूरी तो नहीं सुबह 5 बजे से पढ़ाई करना। सर नहीं, मैं उठती हूँ रोज़। नहीं वो ठीक है, नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हो ना। जैसे मान लो तुम्हारा संडे और मंडे 2 दिन टेस्ट है, तो संडे मंडे का जो भी टेस्ट शेड्यूल है ना, जो भी टेस्ट सिलेबस है, प्लीज़ सुन लेना अपने पास, जो लोग भी टेस्ट फॉलो करें, क्योंकि ये 2 टेस्ट दे रही है तो दोनों का ऑब्वियस है सिलेबस ऊपर नीचे हो रहा होगा। आप जो भी, जैसे मेरे से कोई बोलता है कि सर सैटरडे को क्लास में नहीं आऊँगा क्योंकि संडे को टेस्ट है, सैटरडे क्लास में नहीं आओगे, संडे को टेस्ट है, फिर अगले वाला खराब हो जाएगा। आप एक बेसिक रूटीन बना लो, जो अभी मान लो मुझे 5 दिन पढ़ने का मिल रहा है, 2 दिन थोड़ा बहुत पढ़ने का मिल रहा है, तो मैं ना 5 दिन अगर मान लो क्लास जा रहा हूँ, 5 डेज क्लास कर रहा हूँ, सिलेबस कर रहा हूँ, अगर 5 डेज क्लास के साथ, एक बार बताओ क्लास रिवाइज करने में अगर 1.5 घंटे की क्लास हो रही है, 2 घंटे की क्लास हो रही है, तो मेरा अपना जो मानना है कि 2 घंटे की क्लास अगर क्लास हो रही है तो उसको रिवाइज करने में 1 घंटा, क्योंकि आपने सर ने लिखने का टाइम दिया होगा, नोट्स लिखा होगा, तो उसको रिवाइज करना 1 घंटा, उसके ऊपर प्रैक्टिस करना। बॉटनी जूलॉजी है थोड़ा जल्दी हो जाएगा, फिजिक्स में थोड़ा टाइम 1.5 घंटा, केमिस्ट्री में भी 1 घंटे में हो जाएगा।
तो ये टाइम अपना नॉर्मल होना चाहिए जो नॉर्मली आप क्लास के साथ करते हो। तो मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे आप अपने टाइम के साथ, मान लो अपनी क्लास हो रही है, मान लो ठीक है अपना जो भी है 6 घंटे क्लास हो रही है, 6 आवर्स आप ठीक है अपने पास, ये ज़्यादा ही बोल रहा हूँ 6 आवर्स, ऐसे कम ही जरूरत पड़ेगी। जिस दिन पढ़ते हैं उस दिन कंप्लीट करना बहुत आसान होता है। तो अगर मुझे लगता है क्योंकि अब एग्जाम पास में, तो जो चल रहा है उसको ऐसे चलाओ कि क्लास प्लस उसका रूट उसी का सिलेबस साथ में ख़त्म करो, प्लस मंडे टू ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। जैसे मुझे पता है कि अगर मेरी बॉटनी अच्छी है तो मैं ना मंडे का संडे का जो शेड्यूल में आने वाला है, संडे और मंडे दोनों की बॉटनी एक बार मैं रिवाइज कर सकता हूँ या 2 दिन में रिवाइज कर लूँगा। तो मैं क्या करूँगा, इसमें अब ऐड कर लूँगा, क्योंकि तुमने बोला फास्ट ट्रैक तो ऑब्वियस है, तुम लेट आए हो तो थोड़ा सा लेट आए हो तो थोड़ा तेज तो दौड़ना पड़ेगा, तो आपको यहाँ तक लेके जाना पड़ेगा। अब इसको रिवीजन टाइम बोल देते हैं। ये आपका जो नॉर्मल चल रहा है और ये जल्दी से जल्दी खत्म भी हो जाएगा, मुझे लगता है जब फास्ट ट्रैक में चल रहा है तो जल्दी फिनिश हो जाएगा। जैसे ही ये फिनिश होगा ये सब रिवीजन में आ जाएगा। अभी के लिए तो जो चल रहा है ना उसको भी साथ साथ करते जाओ, क्योंकि जो चल रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी तो सिलेबस का ही पार्ट है ना। तो प्लीज़ इसको साथ साथ कर लेना और यहाँ पर ना प्लानिंग के साथ रिवीजन करो। प्लानिंग के साथ मतलब पहले से ही डिसाइडेड कर लो कि मंडे को मुझे ये करना है, ट्यूसडे, क्योंकि तुम्हारा प्लानर तुम्हें पहले मिल जाता होगा ना शायद, नेक्स्ट मतलब वीक का तो पहले ही मिल जाता होगा। तो आप अपने क्या करना है, आप ना डेट फिक्स करो। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग बाकी सब चीज़ का टाइम टेबल बना लेते हैं कि संडे को जाना है टेस्ट के लिए तो कैब से जाएंगे, मेट्रो से जाएंगे, ये बना लेते हैं। लेकिन हमें संडे को टेस्ट को कैसे प्लान करके करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है। जैसे तुम बोल रही हो सुबह 5 से 11 पढ़ रही हो, ठीक है 5 से 11, लेकिन वो तुम पता है स्ट्रेस में पढ़ रही हो क्योंकि तुम्हें टेस्ट है। 5 से 11 नॉर्मल है, एग्जाम से पहले तुम, ये तो मेंटल एग्जॉशन है। जो क्रिकेटर्स मैच खेलते हैं, रात को मैच होता 8 बजे, सुबह से खेल रहे होते, वो एग्जॉशन इसलिए उसको बोलते हैं प्रैक्टिस। तो अगर आप सुबह पढ़ रहे हो उसके कारण थकान नहीं हो रही, जो मेंटल स्ट्रेस के साथ पढ़ रहे हो ना कि यार जल्दी जल्दी सिलेबस करूँ क्योंकि टेस्ट है, जल्दी जल्दी सिलेबस करूँ टेस्ट है, वो ज़्यादा थकाने वाला है, वो मत करो। टेस्ट का सिलेबस ना पहले ही डिसाइड कर लो कि यार मंडे को ये करना है, ट्यूसडे को ये करना है, और मुझे पता है सैटरडे को, जैसे संडे का एग्जाम है तो सैटरडे को ये टाइम ना, इसका टाइम थोड़ा कम कर लो, इधर बढ़ा लो, 5 घंटे कर दो तो थोड़ा सा और कवर हो जाएगा। मंडे का मुझे पता है कि मंडे के टेस्ट के लिए फिर से इसी शेड्यूल करो, लेकिन ये प्लानिंग तुम्हें खुद करनी होगी। जैसे मुझे पता है कि मुझे 1 घंटे में, मान लो कोई टॉपिक इजी है, मान लो एटॉमिक स्ट्रक्चर है तो आधे घंटे में कर लूँगा या 1 घंटे में कर लूँगा, तो फिजिक्स में ज़्यादा टाइम दे दूंगा, बॉटनी मैथ्स कम दे दूंगा। हो सकता है ना कोई टेस्ट ईजी भी आता हो, किस टेस्ट का सिलेबस तो आपके लिए तो हो सकता है आपने कर रखा है पहले से अच्छा है, तो उस टेस्ट में उस चीज़ को ईजी कर लो, ये प्लान कर लो। अदरवाइज ऐसे क्या होगा ना, जैसे जैसे टेस्ट अभी फिर AITS की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, थोड़ा बहुत इधर उधर के भी लोग हाथ पैर मारने शुरू कर देंगे, तो कुछ दिन बाद एकदम ही बर्बाद हो जाएगा आदमी, डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन होगी। कोई ज़रूरत नहीं, आप अपना सिलेबस इस टाइम के साथ साथ रिवीजन का प्लान कर लो और इसी के हिसाब से सिलेबस बना लो कि मुझे इस दिन पे ये करना है। टेस्ट अपने आप ही अच्छा होगा, टेस्ट के लिए पहले नहीं पढ़ना है। मैंने क्या बोला, 5 मई को एग्जाम है, मैंने बोला 1 मई के बाद नहीं पढ़ना है, जो मन करे पढ़ लेना। क्यों? क्योंकि भाई 5 मई की तैयारी इधर हो रही है, 5 मई की तैयारी एक इधर हो रही है। कोई बोलता है इतना क्यों मेहनत करनी है, आपको लगता हो 26 जनवरी साल में 1 दिन आता है, लेकिन 26 जनवरी को एक परेड करने के लिए 30 दिन पहले से ठंड में लोग परेड कर रहे होते, क्योंकि एक दिन अच्छा जाना चाहिए। हमारा तो भाई लाइफ का सवाल है, वो तो एक शो है जो होना चाहिए, और यहाँ हमारे लाइफ का शो चलने वाला है। तो भाई इसके लिए तो 2 महीने पहले से मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। आपका एक एक दिन प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। आप एक बेसिक सी हैबिट चेंज करोगे ना, मैंने क्या बोला कि आप एक माइंडसेट बना लो कि यार मुझे किसी दोस्त से 15 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करनी। एक रूल बना लो, जैसे मैंने बोला ना, मैं मान लो बगल में हॉस्टल में जाते हो, एक रूल बना लो, टाइमर लगा जाओ। दोस्त बुरा मानेगा, मानने दो, क्योंकि उस दोस्त को उसके टाइम की इज्जत नहीं है। फिर अगर कोई चाय पीने में 10 घंटे लगा रहा है, चाय पीने के लिए निकला तो निकला ही रह गया, तो वो फिर गया है ना, वो फिर नहीं है दोस्त। तो ट्राई करो, और चीज़ें बैलेंस करने का मेन है। अभी गेम जो है ना बैलेंसिंग का है, अभी बैलेंस कर लोगे सब कुछ आसानी से हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं। कोई फास्ट ट्रैक से कर रहा है, कोई क्रैश कोर्स से कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कुछ उम्मीद से कर रहे हैं, कुछ इससे कर रहे हैं, जो लास्ट मोमेंट पे तेज दौड़ गया सिलेक्शन लेके चला जाएगा। ठीक है ना? और किसी का कुछ भाई? हाँ हाँ बोल भाई। सर जो पेपर होता है, आप लोग मतलब मेनली साइड टीचर्स यही बोलते हैं कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको छोड़ दो, मतलब पूरा छोड़ दो। लेकिन पेपर के अंदर जैसे मेरी केमिस्ट्री खराब, तो पूरा पेपर छोड़ देता है तू? जैसे मैंने बायो किया, हाँ। फिजिक्स किया, फिर केमिस्ट्री किया, पहली बार छोड़ दिए, या फिर पहले कोई क्वेश्चन में अटक भी गया, उसने 10, 8 मिनट, 5 मिनट भी खा लिए, तो वही तो रुकना था ना। लेकिन फिर वो हो नहीं पाता ना, ये कैसे करूँ? यार एक बात बताओ, मैं तुम्हें केमिस्ट्री की बात बता देता हूँ। केमिस्ट्री में एक्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री, और कुछ क्वेश्चन देख के पता तो चल ही जाता है ना यार अपनी औकात में है या नहीं है, इतना तो पता चल ही जाता है, चाहे फिजिक्स का क्वेश्चन क्यों ना हो।
नहीं सर, लेकिन फिर हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए होते हैं। हाँ। हम सॉल्व फॉर्मूला भी पता है, अरे आंसर बस। मैच ही नहीं हो रहा। हाँ, आंसर मैच ही नहीं हो रहा। अब ऐसा थोड़ी यार, ऐसा आंसर मैच क्यों नहीं होगा भाई? ये तो वाली बात हो गई। ये कर रहा था कि क्या गलती कर रहा हूँ मैं, कोई क्या। नहीं, मैं तुम्हारी जगह था ना। मैं एक बताया तो मैंने क्या किया, एक टेस्ट दे रहा था, तो तुम जैसे आंसर मैच नहीं हो रहा तो मेरा कॉन्फिडेंस देखना। मैंने एक फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व किया, मैंने सुनो, अरे बस बस हो गया भैया, कोई बात नहीं। मैंने एक सिंपल सा बता रहा हूँ, जैसे आंसर मैच नहीं हो रहा तो अभी तो एक्सपेरिमेंट करते हैं ना हम लोग। तो मैंने पता है क्या किया, मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, उसमें लेंथ आया, सोचो मेरा लेंथ निगेटिव में आया, मैंने कोई गलती कर दी, मेरा कॉन्फिडेंस देखोगे। मान लो लेंथ निगेटिव में आया, आंसर आ रहा -2, मैं ऑप्शन खोज रहा हूँ। अब मैं पता है अंदर की बात बता रहा हूँ, ऑप्शन में क्या दिया है 4, 10 ऐसे दिया हुआ है, 12 और डी में नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज ऐसे कुछ ऐसा दिया हुआ। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैं पता है कैसे, मैं अपना एग्जाम का माइंडसेट बता रहा हूँ। अगर मैं मेंटली सोच के नहीं गया, मैं एग्जाम हॉल में पता है क्या खोज रहा हूँ कि यार ये 6 और 4 दो डेटा दिए हैं, मेरा आंसर आ रहा है 2, तो 6 और 4 में से 4 हो जाएगा क्या, ऐसे मैं सोच रहा हूँ। तो तुक्का मार रहा हूँ लॉजिक के साथ कि कहीं सेट हो जाए। माइनस में आया आंसर, मैं माइनस में आंसर लेके आया हूँ। सोचो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी का निगेटिव आ रहा है, कुछ आ रहा है, और मैं माइनस में आंसर। ये चीज़ ना, इसका जो आपका जो प्रॉब्लम है उसका एक ही सॉल्यूशन है कि जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उसको सही से रिवाइज नहीं हो रहा। क्योंकि एग्जाम हॉल में भाई कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, जो नीट का एग्जाम हॉल होता है, अगर आपने सही से पढ़ाई करी, जैसे तुम बोल रहे हो सही से पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि 50 में से मैक्सिमम 7 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें लोगों को टाइम लगे। 43 क्वेश्चंस ऐसे होंगे अगर आपने सही से रिवाइज किया है, 42 या 40, कि भैया आप देखोगे और आंसर टिक कर लोगे, चाहे वो बॉटनी का हो, चाहे जूलॉजी का हो, चाहे अब तुमने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया केमिस्ट्री मेरी वीक है। किसने बोला वीक करने के लिए? कोचिंग में आए तो बताया गया कैसे वीक हो गई, मेहनत नहीं करी इसलिए वीक हुई। तो अभी टाइम उसको सही करो। जैसे उसने बोला फिजिक्स का सिलेबस नहीं हुआ, किसने बोला? आपको सोचना है ना, आपको करना है। आप हाँ हेल्प ले सकते हो, आप किसी चीज़ का हेल्प ले लो कि यार सर मुझे ना इस सर से पढ़ लेना है या इससे डाउट पूछ लेना है, लेकिन आप अपने ऊपर इंप्रूवमेंट करो। अगर 8 ही 10 क्वेश्चन बन रहे हैं, दैट मीन्स कि सब्जेक्ट कहीं ना कहीं डवाडोल है, उसको सही करो, ठीक है ना। उसको फिर 8-10 क्वेश्चन अगर गलत हो रहे हैं, 8-10 क्वेश्चन ही बन रहे हैं, ये दोनों केसेस बहुत खराब हैं, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना चाहिए भाई। ऑर्गेनिक में किस बात का टाइम? ऑर्गेनिक में क्या सोचना शुरू कर देता है? नहीं, तो इसका मतलब पढ़ाई, जो चैप्टर पढ़ा है वो अच्छे से नहीं पढ़ा है, बस जो नहीं पढ़ा है उसको नहीं पढ़ा है, उसको पढ़ाई कर, ठीक है। हाँ एक मिनट, हाँ बोलो, कौन था? बोल भाई। जब हमने जैसे स्टार्टिंग, अरे बस बस बस, अपने ही भाई बंधु चलते हैं, 3 बजने वाला। तो जैसे स्टार्टिंग में हमने मॉड्यूल लगाए थे, हाँ तो मॉड्यूल लगाए, आपने जैसे क्वेश्चन कराए वो कर ली, डीपीपी भी कर ली। फिर जब अब हम रिवाइज करने जाते हैं दोबारा, तो ऐसा लगता है कि हम तो भूल गए सारा। तो ठीक है ना सर मतलब टेस्ट में मार्क्स भी आ जाते हैं, जैसे मान ले शुरू में तो 100 नंबर आए, फिर 200, अब तो 550 आ रहे हैं, पर 600 से ऊपर नहीं जा पा रहे। 550 आ रहे और 6 से ऊपर नहीं जा रहे, ये सबसे बेस्ट कंडीशन है कि 550 आ रहे और 600 के ऊपर नहीं जा रहे ना। उसका मेजर रीज़न यही है। अब जो तुम्हें काम करना है ना, वो जितने भी टेस्ट दे रहे हो, जैसे एक टेस्ट का सिंक्रोनाइजेशन खोज लो। 1 मिनट सुन लेना भाई, बस उसका मेरे भी टाइम हो रहा है, मैं भी निकलूंगा। मैं ये बोल रहा हूँ, टेस्ट में जैसे इसके 550 आ रहे, 600 के पार नहीं जा रहे या 500 के आसपास रहते, इन लोगों के लिए खासकर बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी टेस्ट दे रहे हो ना, तो 2-3 चीज़ें चेक करना। जैसे मान लो मुझे पता चल रहा है मेरा 600 क्रॉस नहीं कर रहा, तो उसके 2-3 रीजंस मैं अपने आइडेंटिफाई करूँगा। एक कि कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा, जो मिस्टेक्स होंगी ना उसमें 2 मिस्टेक्स होती है। एक कॉन्सेप्ट नहीं आता कि एकदम गए ब्लैंक हो गए वहाँ पे जाके, उस कॉन्सेप्ट को मैं लिख के अपना साइड में रिवीजन कर लिया कि अरे वो कॉन्सेप्ट सही कर लेते। दूसरा, जैसे मुझे पता है कि मैं कॉन्सेप्ट तो आता था, बट वहाँ जाके मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि यार एग्जैक्टली कौन सा ही कहाँ यूज़ करना है, तो उसके लिए भाई उस टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो क्वेश्चन प्रैक्टिस छूटा हुआ है, ठीक है। दूसरी मिस्टेक। और तीसरी मिस्टेक कि गए और आपको आता भी है, सब कुछ आता है, लेकिन वही है कि एग्जाम हॉल में टेम्परामेंट में कुछ और करके आ रहे हो, तो ये मिस्टेक। हाँ तो अटेम्प्ट तो इसीलिए तो MCQ होता है ना। MCQ का मतलब ही होता है कि सही लगता है। तुम्हें पता है MCQ में मेरी मदर जो है वो आर्ट्स की स्टूडेंट थी, तो मुझसे पता है क्या बोलती थी कि चलो फिजिक्स केमिस्ट्री में मार्क्स कमाते हैं, बायो में क्यों कमाते हैं, उसमें तो ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें। मैंने कहा ऑप्शन, वो ऑप्शन थोड़ी ना है, वो सांप है सारे के सारे, सही जगह नहीं हाथ लगाओगे पता चला कट गया मार्क्स।
वो उनका एक सिंपल सा तरीका था कि बायो में तो सीधा सा क्वेश्चन आता है, तुम्हें ऑप्शन आंसर दिया हुआ है, मेरे ज़माने में आंसर लिखना पड़ता था, तुम्हें ऑप्शन आंसर दिया है भाई, वो चारों ऑप्शंस ऑब्वियस आसपास के दिए गए, इसीलिए दिए गए ताकि आप चीज़ों को सही से, मतलब होता है ना कि आप सही आंसर, मोस्ट ऑफ द बेस्ट क्या हो सकता है वो निकालो, और कोशिश कर, थोड़ा प्रैक्टिस करेगा हो जाएगा, ठीक है ना, कोशिश कर। बाकी सब लोग चलो भाई, थैंक यू सबको।